ये 100 डेज क्लासेस होगी। इस 100 डेज की क्लासेस में आप लोगों को जीरो टू हीरो जो इंग्लिश बनाने का प्रॉमिस है मेरा, मैं जरूर करूंगा। और सभी अलग अलग क्लासेस होगी 100 डेज में। हर एक दिन आपको कुछ अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएगी और बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज ये है क्या, अब जरा समझा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाते चलूं। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये लैंग्वेज जो है ना, ये 1200 ईस्वी में डेवलप की गई, वो भी अंग्रेजों के थ्रू। 1200, आज लगभग 800 साल हो चुके हैं इस लैंग्वेज को, और ये ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आज इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और हर एक बंदा अपने आप को ट्रेंड करना चाहता है स्पोकन इंग्लिश में, मतलब वो अपने आप को परफेक्ट स्पीकर बनाना चाहता है। पर परफेक्ट स्पीकर बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, ये कम लोगों को पता होता है ना। तो आज हम लोग जो हमारी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, 100 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो जिसमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए जिससे हमारा लेवल बढ़ जाए, जिससे हमारी इंग्लिश शानदार बन जाए, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गाइज, अगर हम लोग इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो यहां पर कुछ चीजें हैं आप लोगों के सामने जो मैंने लिखी हुई है, यहीं से हम लोगों की कोर्स का शुरुआत होगी। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक इंग्लिश सीखने को हवा मानते हैं, आपके लिए इंग्लिश टफ है, तो गाइज यहीं से आप इंग्लिश को देखना शुरू कीजिए। ये वीडियोस आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे इजीएस्ट वे में, सबसे इजीएस्ट मेथड के साथ पूरी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएगी। इज इट ओके? अब इंग्लिश में देखिएगा, जब हम लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें। जैसे इंग्लिश सीखने के कुछ लेवल्स हैं और हर एक स्टूडेंट, उनका एक लेवल होता है। जैसे आप लोगों का भी एक लेवल है। यहां पर मैंने कुछ लेवल्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल। आप सभी किसी ना किसी लेवल पर होंगे। फर्स्ट लेवल बेसिक ग्रामर, सेकंड लेवल अपर बेसिक ग्रामर, अब ये है क्या, ये उसके बारे में बात करूंगा मैं। थर्ड लेवल स्पोकन एक्टिविटीज, मींस इफ यू आर लर्निंग ग्रामर बट यू आर नॉट practicing on those grammar structures, you are not trying to make the sentences, then all the activities will be useless. Right now I'm telling you what are the spoken activities, but for that you will have to watch for some time, you will have to listen for some time. जो थर्ड लेवल होगा उसमें मैं आप लोगों को स्पोकन एक्टिविटीज क्या क्या हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। फोर्थ लेवल सेमी एडवांस थिंग्स, मतलब इंग्लिश में आप स्पोकन एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी एडवांस चीजें होती है जो हम लोगों को सीखना जरूरी होती है। सेमी एडवांस चीजें, मतलब जो ज्यादा एडवांस भी नहीं होती और बेसिक भी नहीं होती, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते। उसके बाद फिफ्थ लेवल में मैं बात करने वाला हूं एडवांस थिंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की एडवांस चीजें क्या क्या होती है, और उसके बाद एक बंदा तैयार हो जाता है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 एस्पेक्ट होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ये 4 एस्पेक्ट होते हैं जिससे किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखा जाता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी बोलना सीखना चाहते हैं, मराठी बोलना सीखना चाहते हैं, कोई और अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या जिसकी मैं बात करूं जिसके लिए हम लोग सब यहां हैं, इंग्लिश के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। अगर आप किसी एक एस्पेक्ट में एक्सपर्ट भी है और अगर 3 एस्पेक्ट में आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो बहुत दिक्कत जाने वाली। कुछ लोगों का लिसनिंग सेक्शन बहुत ज्यादा शार्प होता है, लेकिन वो ज्यादा अच्छे नहीं होते रीडिंग में, वो ज्यादा अच्छे नहीं होते स्पीकिंग में, बोलने में, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका टोन, उनका एक्सेंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर हम बात करें राइटिंग की, बहुत सारे लोग बोलना जान जाते हैं, हम अपनी कोचिंग में भी देखते हैं बहुत सारे लोगों को बोलना अच्छा आता है, बट हम लोग जब बात करते हैं लेटर्स लिखने की, वर्ड्स लिखने की, सेंटेंसेस लिखने की, क्योंकि उनसे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं, वो बोलने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये 4 एस्पेक्ट्स में हम लोगों को मजबूत बनना है, मतलब हमको सुनना हमारा शार्प करना है, हमको पढ़ना हमारा शार्प करना है, हमको हमारा स्पीकिंग शार्प करना है, और साथ ही साथ हमको हमारा राइटिंग सेक्शन भी इंप्रूव करना है। ये चारों सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं। इज इट ओके? मतलब हमको अपनी लिसनिंग पावर को कैसे बढ़ानी है, लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करनी है, अपने रीडिंग सेक्शन को कैसे डेवलप करना है, स्पीकिंग सेक्शन को कैसे डेवलप करना है, और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन को कैसे डेवलप करना है। इन चारों चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इज इट ओके गाइस? सबसे पहले मैं बात करता हूं लिसनिंग की। लिसनिंग जरूरी क्यों है लैंग्वेज के लिए? उस पर शायद कॉल आ रहा था मेरे मोबाइल में। लिसनिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? कहा जाता है हम लोगों को अगर नॉलेजेबल बनना है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फर्स्ट लिसनिंग, दूसरी होती है हमारी रीडिंग, और थर्ड होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर ये 3 चीजें हमारी शार्प है तो हम नॉलेजेबल बहुत जल्दी बन सकते हैं। मतलब लिसनिंग, जो भी आप सुनते हैं आप शांति से सुन सकें। जब आप शांति से चीजों को सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आते ही चली जाती है।
जैसे हम चीजों को पढ़ते हैं, जैसे आपके पास एक फाइल है या आपके पास कोई बुक है, आप जितना ज्यादा पढ़ते चले जाएंगे वो भी शार्पली चीजें आपके दिमाग में फिक्स होना शुरू हो जाती है। ऑब्जर्वेशन, कोई बोल रहा है, आसपास की चीजें, कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, ये तीन ही माध्यम है नॉलेजेबल बनने के। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो लिसनिंग को अगर आप इंप्रूव करते हैं, मतलब वट एवर आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, इफ यू आर लिसनिंग मी केयरफुली देन ऑल द थिंग्स विल बी इन योर माइंड। व्हाट आई वांट टू से टू यू, जो भी चीजें मैं कहना चाहता हूं वो आपके माइंड में होगी बाय द लिसनिंग। दूसरा एस्पेक्ट होता है हमारा रीडिंग। अगर हम पढ़ते बहुत शानदार है, मतलब हम लोगों को लाउडली पढ़ने की आदत हो जाना चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस लैंग्वेज को हमको पढ़ना सीखना होगा। जैसे हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश बोलने में, तो हमको इंग्लिश को पढ़ना सीखना पड़ेगा, और जितना अच्छा हम पढ़ते चले जाएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम लैंग्वेज को पढ़े ही ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोगों को लिसनिंग सुधारनी है, मतलब सुनना भी। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो आपको अपना ध्यान सब मुझ पर रखना है कि किस तरह के वर्ड्स में बोल रहा हूं, किस तरह के सेंटेंसेस में बोल रहा हूं। देन पढ़ना भी सुधारना है। हमारे पास जो भी सोर्सेज होंगे, हमारे पास बुक्स होगी, हमारे स्कूल्स की किताबें होगी, हमारी कोचिंग की कुछ फाइल्स होगी, जिसके आधार पर अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है। अगर न्यूज़पेपर मिल सके तो न्यूज़पेपर में डिफरेंट वर्ड्स को पढ़ना है, किस वर्ड्स को किस तरह पढ़ना है, किसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, या आप अपने टीचर की मदद से इन सभी चीजों को सीख सकते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, ज्यादा कौन सीख पाता है, जरा समझिएगा। ज्यादा वही लोग सीख पाते हैं जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, मतलब वो सुनकर, पढ़कर और देखकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कुछ सुना तो उनके दिमाग में गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट। अगर उन्होंने कुछ पढ़ा तो उनके दिमाग में कुछ आया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट। आसपास की जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें उनके पास है, मैं बोलता हूं वो बंदा बहुत शार्प होगा, वो बंदा बहुत नॉलेजेबल हो जाएगा। देन मैं बात करूं स्पीकिंग की। अब स्पीकिंग को भी सुधारना है। ये सुधरेगा कैसे? बाय द रीडिंग। अगर आप किसी के साथ अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू फोकस ऑन रीडिंग। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी नो पीपल अराउंड यू विथ whom you can talk. There will be a lot of unknown people around you. If you want to improve your speaking power, then first you will have to initiate from your reading skill. आपको पढ़ना सीखना है। जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना आपका स्पीकिंग लेवल स्ट्रांग होता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग, हम जब तक लिखते नहीं है, कहते हैं हाथ की एक नस दिमाग में फिट होती है, हम जो लिखते हैं वो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी हाथों की नसें माइंड से कनेक्ट होती है। जो भी चीजें हम लिख लिख कर देखते हैं वो दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। अगर आपको अपने आप को लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनाना है तो ये चारों स्किल्स पर आपको कमांड करनी होगी। लेकिन ये चारों स्किल्स पर कमांड कैसे करते हैं, इन 100 डेज में वो पूरी चीजें मैं कवर अप कर दूंगा कि लैंग्वेज होती क्या है, पढ़ना कैसे चाहिए, सुनना कैसे चाहिए, स्पीकिंग को शानदार कैसे बनाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें, देन राइटिंग को अच्छा कैसे करें। ये चारों एस्पेक्ट में हम लोग जब गहरे हो जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। गाइस याद रखना, लाइफ में जितनी भी चीजें होती है हमारे कॉन्फिडेंस के बेस पर होती है। व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक बिफोर यू, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। मैं आपके सामने अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं ये मेरी लाइफ की तपस्या है। व्हाट आई लर्न इन माई लाइफ, इन माई पास्ट, दैट इज द रीजन ऑफ दिस टीचिंग। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता हूं, जो भी चीजें मैं पढ़ाना चाहता हूं वो मेरे दिमाग में फिक्स कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ माई वर्किंग स्टाइल विच आई डिड इन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंसेस आए हैं काम कर करके, और जिस व्यक्ति के पास जितने एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो व्यक्ति उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी बताने की कोशिश की है, अगर आप भी कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो दो चीजों को दिमाग में जरूर रखिएगा। दो चीजें क्या? आपको नॉलेज हासिल करना होगा उस फील्ड का जिसमें आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो। दूसरा, उस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना होगा। नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये दो चीजें ऐसी होती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस, जिसके आधार पर व्यक्ति कॉन्फिडेंट बनता है। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली क्रिकेट में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उसको क्रिकेट का नॉलेज बहुत ज्यादा है। किस बॉल को कैसे खेलना है, किस बॉल को किस डायरेक्शन में खेलना है, किस वे में खेलना है, किस बॉल को खेलना है या इसे प्लेट करना है और किस पर शॉट लगाना है, उसको हर एक बॉल का नॉलेज है। और वो अपनी लाइफ के 12 से 15 साल दे चुका है इस फील्ड में। मिस ही हैज अ प्रॉपर एक्सपीरियंस अबाउट दिस फील्ड। दैट इज व्हाई विराट कोहली इज सो कॉन्फिडेंट इन प्लेइंग क्रिकेट। जब हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, रोनाल्डो, मेसी या दुनिया के ऐसे सभी एथलीट
जो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, तो वो क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। जब आपके पास भी नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा किसी भी फील्ड का, वो फील्ड में आप झंडे गाड़ देंगे, बादशाह बन जाएंगे उस फील्ड के। तो नॉलेज और कॉन्फिडेंस ये दोनों बढ़ाना है, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ाना है फॉर इंप्रूविंग अवर कॉन्फिडेंस लेवल। और जब कॉन्फिडेंस होगा फिर आपके इशारों से सिचुएशन घटती है, आप जो चाहेंगे वो होगा। सो गाइज, हम लोगों को अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए इन चारों एस्पेक्ट पे काम करना है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। शुरुआत में अपनी यहां से करूंगा गाइस। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश सीखने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं और कभी कोई टीचर इस पर ध्यान ही नहीं देता, सब अपना अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह बताना जरूरी है, मैं आपको लैंग्वेज से रूबरू कराऊंगा, बताऊंगा कि लैंग्वेज होती क्या है। पहले आप इसको समझें कि लैंग्वेज ऐसी भी नहीं है कि बहुत सिंपल है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है। लेकिन जब हम किसी चीज को समझने लग जाते हैं तो उससे डर हमारा खत्म हो जाता है। जैसे ज्यादातर लोग भूत से डरते हैं, क्यों पता है? क्योंकि वो भूत के बारे में जानते नहीं हैं। जब वो भूत के बारे में जानने लग जाए ना, तो उससे डर भी खत्म हो जाए। अधिकतर लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, उन पे अंधविश्वास रखते हैं और उस अंधविश्वास के कारण उनके मन में डर है। और डर कभी भी इंसान को काम नहीं करने देता। अगर आपकी किसी भी चीज के बारे में समझ बढ़ जाए ना, तो उस चीज में कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर खत्म हो जाता है। समझ बढ़ना, मैं आपकी समझ बढ़ाना चाहता हूं स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए। आप हिंदी में भी किसी से कन्वर्सेशन करें तो आपकी हिंदी भी आप इस तरह से बोले, इतना एम्फैटिक मैनर में, इतनी इफेक्टिव मैनर में बोले कि लोग सुनने वाले सुनते रह जाए। देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आपका मन करता है कि उनको सुने, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो बोलना शुरू करता है तो मन करता है भाग जाओ वहां से। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ या ना? यस। किसी टीचर से पढ़ने की इच्छा होती है, किसी से पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। किसी को सुनने का मन करता है, किसी को सुनने का मन ही नहीं करता। ये कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, हाउ दे इंप्रूव देमसेल्व्स इन द पास्ट, व्हाट आर देयर working style, what are their way of speaking, what are their confidence, their energy level, their way of walking, way of talking, all the things impact on the people. आपकी हर एक चीज लोगों के ऊपर इंपैक्ट करती है। गाइस, ये बहुत सारे लेवल हैं। ये लेवल है क्या, इसको समझना जरूरी है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लेवल की, क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। 100 डेज स्पोकन इंग्लिश का ये जो कोर्स है, ऐसी कोर्स नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करके इसको डिजाइन किया है। मैं बोल रहा हूं, ये जब ये कोर्स पूरा आ जाएगा ना, इससे आप नहीं, बहुत सारे सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे सीख पाएंगे। कैसे पता है? क्योंकि ये मेरी पिछले 15 साल की मेहनत का रिजल्ट है। ऐसे नहीं डिजाइन किया मैंने, बहुत मेहनत की है इस कोर्स को डिजाइन करने में। फर्स्ट लेवल में क्या होता है, आप लोगों को क्या सीखना चाहिए जरा समझना। इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एम्फैटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब इंपरेटिव सेंटेंसेस अभी तो पढ़ाई गई नहीं है क्लास में। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से ऑर्डर देते हैं, किसी को या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, वो पेन रख दो, वहां रखो, कीप दैट पेन देयर। इंग्लिश सेंटेंसेस बनाओ, मेक इंग्लिश सेंटेंसेस। मुझसे बात मत करना, डोंट टॉक टू मी, यहां मत आना, डोंट कम हियर, कभी भी उसको सपोर्ट मत करना, नेवर एवर सपोर्ट हिम। ये क्या है? सब इंपरेटिव सेंटेंस। ये बनते कैसे हैं मैं उनकी बात करूंगा जब मैं इनको पढ़ाना शुरू करूंगा। एम्फैटिक सेंटेंस, जैसे मैंने बोला यहां बैठी है, सिट हियर, ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं यहां बैठी है, डू सिट हियर, मतलब जब ऑर्डर करना हो और वो भी बहुत गहरे मैनर में, वो भी बहुत एम्फैटिक मैनर में, दैट सेंटेंसेस आर कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस। ये होते क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक चीजों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और वो भी 4 तरह से बटे होते हैं, इंडेफिनिट या सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मींस 12 तरह के टेंस होते हैं। ये टेंस होते क्या है, लैंग्वेज में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेंटेंस बनाने में किस तरह से काम आते हैं, ये 12 टेंस। मॉडल्स भी बहुत सारे बेसिक मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, विल, शैल, वुड। ये सब बेसिक मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। देन वर्ब ऑफ टू बी, सिंपल तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, वह टीचर है, वह खेत में है। तो ये जो नॉर्मल तरह के सेंटेंसेस हैं उसको बनाते कैसे हैं, मैं आपको वर्ब ऑफ टू बी में सिखाने वाला हूं। 3 टेंसेस में वर्ब ऑफ टू बी 3 टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस है, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, आई विल बी अ डॉक्टर। मतलब टू बी 3 टेंस में कैसे बनाए जाते हैं, उनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, बनते क्या क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ये फर्स्ट लेवल में। देन वर्ब ऑफ टू हैव।
वर्ब ऑफ टू हैव भी 3 टेंस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे मेरे पास कार है, उसके पास बैंक बैलेंस है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पास मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है, मेरे 2 बड़े भाई है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, मेरे पास बहुत एनर्जी है, उसे फीवर है, राम को कैंसर है, उसे मलेरिया है, मुझे टाइफाइड है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वर्ब ऑफ टू हैव में पढ़े जाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं, बहुत सारी अगर सेंटेंसेस हम लोग बनाना चाहते हैं टेंस मॉडल्स में, हमको बहुत सारी बेसिक वर्ब्स की जरूरत होगी। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, जागना, आना जाना, ये होती क्या है उस पर बात करूंगा। बेसिक स्पोकन रूल्स, बहुत छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, ना तो जो टेंस आते हैं, ना जो मॉडल्स होते हैं, ना टू बी होते हैं, ना टू हैव होते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो डेली रूटीन में बात करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पर चूंकि हम लोगों को पता नहीं होता उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे किया जाए, इसलिए हम बातों को सही तरह से लोगों के सामने नहीं कर पाते। बहुत सारे बेसिक स्पोकन रूल्स होंगे जो हमारी डेली रूटीन में कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उन पर बात करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप सबसे पहले जब ये सेंटेंस बनाना सीखते हैं तो आपको ये आए कि हम कोई हिंदी का सेंटेंस हमारे पास है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। किसी भी तरह का सेंटेंस हमारे पास आए और ये हमें आना चाहिए कि हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। कोई इंग्लिश का सेंटेंस है आपके सामने, आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसका हिंदी क्या होगा, पर यह सब आएगा कैसे? यह सब पढ़ने से। यह फर्स्ट लेवल होगा आपका। इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड लेवल की। फर्स्ट लेवल में और भी बहुत सारी चीजें होगी जिस पर मैं बात करता हूं, जिसमें हमको बेसिक वोकैबुलरी सीखनी होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, दरवाजे को क्या बोलते हैं? डोर। खिड़की को क्या बोलते हैं? पर्दे को क्या बोलते हैं? पर्दे को कर्टन। क्या बोलते हैं? कर्टन। मैंने बोला सुई धागे को क्या बोलते हैं? सुई को निडल, धागे को थ्रेड। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला हमारे दरवाजे के सामने एक कपड़ा रखा रहता है जिस पर हम पैर पोंछ कर आते हैं। क्या चीज है वो? डोरमेट। क्या कहा जाता है उसको? डोरमेट। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, बेसिक वोकैबुलरी हमको आना चाहिए। हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारी आसपास की जो भी चीजें जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको सबसे पहले इंग्लिश में आए। अगर वो इंग्लिश में आ जाती है तो हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा जब हम थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते हैं चले जाए। बेसिक वोकैबुलरी क्या होती है? सब्जियों के नाम क्या होंगे, किचन में यूज करने वाले सामानों के नाम क्या होंगे, फ्रूट्स के नेम क्या होंगे, बॉडी पार्ट्स के नाम क्या होंगे, सब बेसिक वोकैबुलरी। बेसिक नाउंस, अलग अलग तरह के नाउंस होते हैं। नाउंस होने क्या चाहिए हमको कैसे पता होने चाहिए। बेसिक एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक एडवर्ब्स कौन से होते हैं, बेसिक प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, बेसिक कंजक्शन। ये लेवल सिर्फ फर्स्ट लेवल है, मतलब इसमें इतनी चीजें आप लोगों को पता है। जैसे आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, उतना ही जानते हैं आप जितना बेसिक में है अभी तक। अगर मैं बात करूं सेकंड लेवल की, सेकंड लेवल में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीजें जो इससे आगे हैं। मतलब वो कौन सी चीज है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड लेवल, अपर बेसिक ग्रामर, मतलब ग्रामर सीखने के बाद जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वह ग्रामर सीखने के बाद, मतलब जो हम बेसिक चीजें सीख जाते हैं ना, उनके बाद किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमको यह पता होना चाहिए कि दिस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, दैट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, दीज क्या चीज होती है, दोस क्या चीज होती है, देयर का क्या यूज है, इट का क्या यूज है। बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं। देन मी कैसे इस्तेमाल होता है, यू कैसे इस्तेमाल होता है, अस, देम, हिम, हर, इट, नेम, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इनका इस्तेमाल कैसे होता है शायद क्लास में पढ़ाया था मैंने कल के दिन, है ना। साथ ही साथ जैसे समझिएगा, माय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, योर को, अवर को, देयर को, हिज को, हर को। क्या इनमें फर्क है कि ये मी और माई में फर्क है? यस है। उसमें डिफरेंस क्या है? ये जो मी होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और ये जो माय होता है ना, ये पसेसिव एडजेक्टिव्स होता है। अगर ये सिंगल आ रहा है तो उसको भी प्रोनाउन बोला जाता है, लेकिन जब ये किसी नाउन के साथ आ रहा है तो उसको पसेसिव एडजेक्टिव्स बोला जाता है। फर्क क्या है बाद में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, क्या ये वर्ड आपने देखे हैं कभी? माइन, योर, अवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, नेम्स, क्या ये वर्ड्स देखे आप लोगों ने? इनका इस्तेमाल क्या मी, माई और माइन एक ही चीज है कि अलग अलग है? सब अलग अलग है। जब मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो हर एक चीज समझ में आएगी। माई सेल्फ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, योर सेल्फ का, योर सेल्फ और योर सेल्फ के बीच डिफरेंस क्या होता है, आवर सेल्फ क्या होता है, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ होता क्या है, इस्तेमाल कैसे होता है, जिनको हम एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बेसिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हमको समझ में नहीं आती। वो चीजें क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। दिस और दैट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। डिफरेंस बिटवीन देयर एंड
ये देयर, दोनों की स्पेलिंग देखो अलग अलग है। ये देयर और ये देयर, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? देन डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल वर्सेस यूज्ड टू, कि यूज्ड टू और पास्ट सिंपल एक ही है कि अलग अलग है? इसमें डिफरेंस देखेंगे। यूज्ड टू और वुड में डिफरेंस देखेंगे, क्या ये एक ही है कि अलग अलग है? इसी तरह अगर आगे हम बात करें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल दौड़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही कि अलग अलग है? अलग अलग है। सिंपल है, अगर कोई काम हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सुबह से बारिश हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? सिर्फ टाइम का। क्या डिफरेंस होता है डिटेल में पढ़ाऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या डिफरेंस होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या डिफरेंस होता है? ये सब इसी में आने वाला है। साथ ही साथ जैसे ये सेकंड लेवल खत्म होगा, थर्ड लेवल पर आप आएंगे जिसमें स्पोकन एक्टिविटी। आप ग्रामर तो बहुत सीख ली भाई, समझ में तो आ गया टेंस क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, टू बी क्या होता है, टू हैव क्या होता है, दिस दैट दीज दोस देयर इट मी अस देम अस, है ना, माई सेल्फ योर सेल्फ अवर सेल्फ, आ तो गए, सबका डिफरेंस भी समझ में आ गया। लेकिन आपको बोलना आएगा स्पोकन एक्टिविटी से। जब आप बोलने को ट्राई करेंगे तभी आपको बोलना आएगा। नो टीचर कैन हेल्प यू इन स्पीकिंग इफ यू डोंट वांट टू लर्न। अगर आप सीखना नहीं चाहते, कोई टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। स्पोकन एक्टिविटी, बोलने की एक्टिविटी। अब ग्रामर तो आ गई, सेंटेंस बनाने तो आ गए, अब बोलना सीखना है। सीखेंगे कैसे? प्रेजेंट की डेली रूटीन, जो भी हम रोजाना काम करते हैं उसको इंग्लिश में लिखना है। अब उसको बोल बोल कर देखना है। पास्ट की डेली रूटीन, कल क्या क्या किया था, उसको इंग्लिश में अब लिखना सीखना है। फ्यूचर की डेली रूटीन, और सब लिखना नहीं है, अब इसको लिख कर प्रैक्टिस करना है, बोलने के लिए शुरुआत करना है। फ्रेंड्स डेली रूटीन, अपनी डेली रूटीन तो समझ में आ रही है, फ्रेंड की डेली रूटीन पर भी बात करनी है कि मेरा फ्रेंड रोजाना क्या क्या करता है, कब उठता है, क्या क्या करता है, किस तरह की एक्टिविटीज है, रात में कब सोता है, क्या क्या चीजें वो बीच में कर रहा है। मेरी तो डेली रूटीन होगी, साथ में मेरी फ्रेंड की भी होगी। मेरी पास्ट की डेली रूटीन होगी, साथ में मेरे फ्रेंड की भी पास्ट की डेली रूटीन होगी। इससे होगा क्या? हम सोचने का तरीका सीखेंगे। जब हम डेली रूटीन प्रिपेयर करते हैं और इसके आधार पर सेंटेंसेस बनाने लगते हैं, हम तरीका सीखते हैं कि किस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, किस शब्द के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होगा। अगर कोई हिंदी में हमारे सामने वर्ड है, उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, तब हम समझना सीखते हैं, हमें क्रिएटिविटी डेवलप होने लगती है। इसके साथ साथ ही हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, हमको सीखना है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर फ्रेंड, अगर हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ये तो एक चीज है। हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, बड़ा आसान होता है अपने बारे में बोलना, लेकिन ये भी टफ होगा जब आप इसको इंग्लिश में प्रिपेयर करेंगे। वो सीक्वेंस वाइज कुछ भी बोल देना, उससे कोई वैल्यू नहीं होती। जब हम बोल रहे हैं और मीनिंगफुल बोल रहे हैं और सीक्वेंस वाइज बोल रहे हैं, तभी लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। गाइस, अपना इंट्रोडक्शन देना, अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देना, दोनों में फर्क है। हाउ टू इंट्रोड्यूस इन अ स्कूल एंड कॉलेज, जब हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किस मैनर में करना चाहिए। इंट्रोडक्शन कोई ऐसी चीज नहीं कि एक ही प्रिपेयर कर लो और काम हो गया, नहीं। जब हम स्कूल या कॉलेज में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ होते हैं तो वहां अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। हाउ टू इंट्रोड्यूस इन एनी इंटरव्यू, अपने आप को किसी इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस कैसे करें। हाउ टू इंट्रोड्यूस इन एनी पार्टी एंड फंक्शन, अगर हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। सबके तरीके अलग अलग हैं, वो तरीके मैं सिखाऊंगा आपको। डिस्क्राइब द थिंग, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, आप समझ रहे हो। जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर इंग्लिश बोलना सीखना है। सो हाउ टू क्रिएट द थॉट्स ऑन द मोबाइल by which we can just prepare the topic। एक मार्कर ले लिया, अब मार्कर के बारे में कौन कौन सी चीजें हम बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना सीखना है। पहले लिखना सीखना है, फिर बोलना सीखना है। एंड इट इज वेरी इजी टेक्निक टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। इफ यू नो हाउ टू डिस्क्राइब द थिंग्स, देन टॉपिक मेकिंग टॉपिक विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। गाइज, हाउ टू प्रिपेयर एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसकी कुछ टेक्निक्स होती है। इफ यू नो द टेक्निक्स, देन ऑल द टॉपिक्स विल बी इजी फॉर यू। सो नो टीचर कैन टीच यू हाउ टू प्रिपेयर अ टॉपिक, बट आई विल टीच यू। I will tell you in which manner we have to prepare a topic by which we can just prepare a very influential topic by which people can be attracted by you when you speak something. Guys, इसके साथ साथ अगले की अगर मैं बात करूं, फोर्थ लेवल में सेमी एडवांस थिंग। अब सेमी एडवांस थिंग्स है क्या? जब मैं आपको इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन सब कुछ पढ़ा दूंगा, आएगी कुछ एडवांस थिंग। वर्ब ऑफ टू बी जो पढ़ते हैं ना, उसमें भी एडवांस चीजें बहुत सारी होती है। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, नॉर्मल बोलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप बोल सकते हो। मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, पर मैं अगर बोलूं मैं मुझे डॉक्टर होना चाहिए,
आई शुड बी अ डॉक्टर, यस एग्जैक्ट, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए। आई मस्ट बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए था। आई मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए। सोल्जर्स ऑट टू बी ऑन द बॉर्डर, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था। सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन ऑन द बॉर्डर, शायद वो डॉक्टर हो सकता है, ही मे बी अ डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर हो सकता था, ही मे हैव बीन अ डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, ये सब एडवांस टू बी है। जैसे देखो, मुझे खेत में होना चाहिए, आई शुड बी इन द फार्म, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, आई शुड बी अ डॉक्टर, दोनों टू बी के सेंटेंस है। एडवांस टू बी बहुत बड़ा मैटर है। टू बी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत डिटेल में हर एक चीज पर हम कमांड करेंगे, बेसिक और एडवांस टू बी, टू हैव, बेसिक और एडवांस। जैसे मैंने बोला मेरे पास कार है, सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे पास कार थी, मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे पास कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ कार, आई शुड हैव हैड अ कार, ये है क्या? अब ऐसे बहुत सारे एडवांस पैटर्न हैं। should have had, must have had, ought to have had, may have had, might have had, can have had, could have had, ऐसे बहुत सारे एडवांस पैटर्न्स हैं, बहुत सारे। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पास्ट में पैसा होता, इफ आई हैड मनी, बहुत सारे पैटर्न्स है। काश मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल होती, सो आई विश आई हैड अ प्रेजेंटेशन स्किल। काश मेरे पास कैमरा होता, आई विश आई हैड अ कैमरा। बनेंगे ऐसे, ये सब टू हैव है, एडवांस टू हैव, बेसिक और एडवांस। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करूं तो हमको पता है कि कैन से लेकर मे माइट तक, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, विल, शैल, वुड, है ना, ये बेसिक है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, डेयर टू हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ought to be, would be, may be, might be, would के बहुत सारे यूजेस हैं। मतलब मॉडल्स कोई छोटा पार्ट नहीं है। जब मैं मॉडल्स पढ़ाने लगूंगा आपको बताऊंगा 150 प्लस मॉडल्स होते हैं, और इतने सारे, अगर ये सब सीख जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत शानदार होगी। मैं नहीं बता सकता कि ये 100 दिन में मैं पूरी कवर कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज से रूबरू करवाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं लैंग्वेज बहुत बड़ी है। और जब आप इन सभी चीजों पर कमांड कर ले तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग होगी, है ना। पेसिव वॉइस, बेसिक और एडवांस, बहुत सारे पेसिव वॉइस, मतलब टेंस के भी पेसिव वॉइस होते हैं, मॉडल्स के भी पेसिव वॉइस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के भी पेसिव वॉइस होते हैं, है ना। देन देयर वाले सेंटेंस में भी पेसिव वॉइस होते हैं, जिरंड वाले सेंटेंस जो होते हैं उनके भी पेसिव वॉइस होते हैं, जो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनके भी पेसिव वॉइस। मतलब पेसिव वॉइस बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बेसिक और एडवांस बहुत आसानी से सिखाऊंगा। प्रीपोजिशन, बेसिक और एडवांस, बेसिक प्रपोजिशन इन, ऑन, एट, फॉर, अबाउट, लेकिन एडवांस प्रपोजिशन में बहुत सारे होते हैं, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, बाय मीन्स ऑफ, ऐसे बहुत सारे। लिस्ट क्या है, अभी मैं लिस्ट नहीं दिखाना चाहता, बहुत बड़ी चीज है वो, ठीक। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, कंजक्शन, बेसिक और एडवांस कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन, बट का मतलब होता है पर, बिकॉज क्योंकि, है ना, अदरवाइज वरना, दैट इज वाई इसलिए, है ना। कंजक्शन होते हैं बेसिक और एडवांस। क्या चीजें होगी पढ़ाते वक्त? वुड के बहुत सारे यूजेस, लगभग 50 से ज्यादा यूज, इंटरजेक्शन के यूजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कब कौन से सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, कब प्लूरल, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन टेक क्या चीज होते हैं, जैसे आप समझना, मैं बोलता हूं तुम डॉक्टर हो, है ना, अब हम बोल रहे हैं है ना, ये है क्वेश्चन टेक। यू आर डॉक्टर, आरंट यू? तुम बाजार जाते हो, है ना, यू गो टू मार्केट, डोंट यू? मैं तुम्हें रोज पढ़ा रहा हूं, है ना, सो आई एम टीचिंग यू एवरी डे, एंट आई? तो ये जो एंट आई, आरंट यू, है ना, डोंट यू, डिडंट यू, जो लास्ट में लगते हैं क्वेश्चन टेक, जिससे हम मीनिंग निकालते हैं, है ना। होगी क्या चीजें बताऊंगा, WH फैमिली वर्ड्स और उनके उपयोग। बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं, यहां लिखे हुए नहीं है, मैंने बताऊंगा कि उनके वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। अब ये जो WH वर्ड्स है ना, ये क्वेश्चन बनाने के भी काम आते हैं और कंजक्शन के तौर पे कनेक्टर्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे, उस पर मैं बात करूंगा। कुछ प्रॉब्लम गई? इसमें कुछ भी नहीं होता,
ठीक, समझिएगा। फिफ्थ लेवल, लास्ट लेवल, इसके बाद आपको पूरी लैंग्वेज आती है। जैसे 50 प्लस बेसिक स्टोरीज, जितने भी स्टोरीज होगी इंग्लिश टू हिंदी, बहुत सारी स्टोरीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी स्टोरी, मतलब कोई स्टोरी अगर इंग्लिश की, इंग्लिश टू हिंदी किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, हर एक वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देन हिंदी टू इंग्लिश स्टोरीज भी बताऊंगा। कॉजिटिव टेंसेस, कॉजिटिव टेंस क्या होता है, टेंस एक अलग टाइप के होते हैं कॉजिटिव, पॉजिटिव मॉडल्स, पॉजिटिव पेसिव वॉइस, एडवांस स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट लगभग 500 से ज्यादा आपको स्पोकन रूल्स पढ़ाने होंगे ताकि आपकी लैंग्वेज पावरफुल बन सके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रपोजिशंस क्या होता है, कंजक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ये पूरी लैंग्वेज है। न्यूज़पेपर रीडिंग, यहां मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स लूंगा, पार्ट लूंगा इसके अंदर, और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि न्यूज़पेपर को रीड कैसे करते हैं। न्यूज़पेपर को रीड ही करते आ जाए तो वैसे ही हम अच्छे स्पीकर बन जाए। अभी न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे न्यूज़पेपर उठा के देखो, 2 सेंटेंस भी समझ में नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक कमांड है ही नहीं, और बेसिक कमांड के साथ साथ जब एडवांस कमांड आने लगती है तो हम न्यूज़पेपर भी पढ़ने लग जाते हैं, उसमें भी समझ में, क्योंकि उसमें हायर लेवल वोकेबुलरीज है। वो है क्या, मैं इसके साथ साथ समझा दूंगा। नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। 12th क्लास में ये साल कितने लोगों ने 12th क्लास पास की? लास्ट ईयर कितने लोगों ने 12th क्लास कंप्लीट की? हाथ ऊंचे कीजिए। बहुत सारे ने, है ना। नरेशन पढ़ाए गए होंगे स्कूल में? नहीं पढ़ाए गए। और 12th का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर प्रपोजिशन भी होता है, कंजक्शंस भी होते हैं, वहां पर डिटर्मिनर्स भी होता है, सम का, एनी का, ये भी यूजेस होते हैं। देन नरेशंस होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नहीं पढ़ाया गया, डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंटोनिम्स, विरोधार्थी शब्द पढ़े कभी? विरोधार्थी शब्द, एंटोनिम, सिनोनिम, समानार्थी शब्द बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। होमोनिम्स, बहुत सारे, एक ही वर्ड है, अलग अलग टाइप के, प्रोनाउंसिएशन से मीनिंग अलग। पैरोनिम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, इडियम्स, लोकोक्तियां, मुहावरे, फ्रेजेस। देन प्रोवर्ब्स, कहावतें, अलग अलग टाइप की। क्या इतनी चीजें समझ में आई दोस्तों? और सिर्फ ग्रामर इतनी नहीं है, अब आप समझिएगा जरा, मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। कुछ बोरिंग तो नहीं लग रहा है? कंटिन्यू कर सकते हैं? यस, आगे देखिएगा कुछ चीजें। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था मेरे बच्चों, नाउन। अब नाउन के टाइप देखिए आप, नाउन के टाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन 5 तरह के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इसके साथ साथ काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये होते क्या है नाउन्स, बहुत सारी डिटेल चीज है। लैंग्वेज पूरी बारीकी से आप सीख, क्या आप लैंग्वेज को सुपरफिशियली सीखना चाहते हैं या बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं? और डिटेल में तभी सीखा जा सकता है जब आप रोज क्लासेस अटेंड करेंगे, रोज लाइव आएंगे, रोज जो मैं बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, उनको प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे डेली रूटीन में। लैंग्वेज इज नॉट सच अ थिंग if you are learning it in your daily basis, but if you are not practicing, language cannot be spoken by you. लैंग्वेज तभी बोली जा सकती है जब आप उसकी डेली रूटीन में प्रैक्टिस, दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर आपको पढ़ाए, लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो आएगी नहीं। मैंने सालों दिए हैं पढ़ने में मतलब लाउडली रीडिंग में। उससे होता क्या पता है? जुबान साफ। हमारी क्लासेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स को श, श को स, व को ब को व बोलते हैं, हाँ या ना? हमारी क्लास में बहुत सारे, पता है क्यों? प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। किसी ने इससे पहले फाइंड आउट ही नहीं किया। माँ बाप ध्यान देते नहीं, टीचर्स को लेना देना है नहीं, पढ़ाओ निकल लो। पर मैं सब पर ध्यान देता हूं पर्टिकुलरली। किसने गलत बोला उसको सुधारो, किसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन खराब है उसको सुधारो, किसी का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन खराब है उसको सुधारो। टेक्निक क्या है? हिंदी सुधारना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हिंदी सुधारने के लिए? लाउडली रीडिंग करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ टॉक करना होगा। आप लाउडली तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन टॉक नहीं कर रहे हैं। यू कैन नॉट इंप्रूव योर सेल्फ इन एनी लैंग्वेज। If you want to improve your Hindi language, so what you will have to do? You will have to do read loudly that particular language. आपको उस लैंग्वेज को रोजाना लाउडली पढ़ना होगा, आपकी हिंदी सुधरेगी। मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ कि खराब बोलता हूँ? टोन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन ये ठीक होते हैं कि अच्छे होते हैं? हिंदी बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, क्लैरिटी होती है वर्ड्स में। इंग्लिश जब बोलता हूँ क्लैरिटी होती है कि मैं फटाफट बोल जाता हूँ या रुक रुक के आराम से?
आराम से बोलता हूं, लैंग्वेज ऐसी ही बोली जाती है। लैंग्वेज का मतलब अपनी फ्लुएंसी दिखाना है। वी डोंट हैव टू शो आवर फ्लुएंसी टू द पीपल। wherever and whenever we are just talking to the people, people should be understood by us what we want to say to the people. What is our message? If that is going to the people, that's the good thing. If you are using a language, if you are just communicating with the people and the people are not getting you, people are not understanding you, what do you want to say? What is your message? They are not receiving you properly. You are not a effective communicator. अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने वर्ड्स पे, अपने टोन पे, अपने एक्सेंट पे, अपने वे ऑफ मॉड्यूलेशन, लैंग्वेज में एक टोनालिटी होती है, उसको सीखना पड़ेगा। कोई टफ काम नहीं है। आप रीडिंग करना शुरू करें। रीडिंग एक ऐसा रामबाण औषधि है जो सबको सिखा देती है। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को इंप्रूव करने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस चीज ने दिया है वो है लाउडली रीडिंग। बहुत काम किया है, पढ़ने पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, कि जब मैं लोगों के साथ बात करूं तो मेरे वर्ड्स लड़खड़ाए नहीं, उसमें किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना हो, और जब मैं वर्ड बोलूं सटीक बोलूं। क्या होता है, आपने कभी एक्टर को देखते हो अगर शायद ध्यान से, तो आप देखिएगा एक्टर को, सिंगर्स को, डांसर्स को, उनकी आर्ट में शार्पनेस है। उनकी जो आर्ट है ना वो शार्प आर्ट है। मतलब एक्टर को देखिए, अमिताभ बच्चन, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तरीका है, उसके पास तरीका है। लोग सुनना चाहते हैं अमिताभ बच्चन को। अगर वो ऐसा भी बोले ना, मेरे पास घर है, गाड़ी है, अगर मैं ऐसा आपको पढ़ाने लग जाऊं, प्रेजेंट सिंपल टेंस दादी करे हुए हैं, आप बोलेंगे सर जरा जोर से बोलिए, सुना ही नहीं आ रहा है। बट दैट इज द स्टाइल ऑफ अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाइल से सबको हैबिचुअल कर दिया है। अमिताभ बच्चन कितने भी धीरे बोले, लोग सुनने के लिए एक्साइटेड है उनको। शाहरुख खान का एक स्टाइल है, उनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल में भी बोलते तो लोगों को मजा आ जाता है, हाँ या ना? हर एक बंदे का एक स्टाइल होता है। जस्ट क्रिएट योर ओन स्टाइल, पीपल विल फॉलो यू। अपना स्टाइल है बोलने का, सबका एक स्टाइल होता है। डू आई हैव अ यूनिक स्टाइल और नॉट ऑफ स्पीकिंग? क्या मेरा यूनिक स्टाइल है या नहीं है बोलने का? हर एक बंदे का जिसका यूनिक स्टाइल होगा, दैट विल बी फॉलोड, उस बंदे को फॉलो किया जाएगा। याद रखना, एक्टर बहुत सारे हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत। ये क्यों खास हैं? क्या आप जानते हैं? क्योंकि इनमें कुछ खास चीजें हैं जो दूसरे एक्टर्स में नहीं है। मैं मानता हूं हर एक एक्टर अलग अलग होता है, हर एक में कुछ इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है, लेकिन ये कुछ खास क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो, जैसे रजनीकांत को आप देखना, टिकट फाड़ने का जो स्टाइल था ना उनका, उसके आधार पर प्रोड्यूसर ने सेलेक्ट किया है मूवी बनाने के लिए। रजनीकांत जिस वे में लोगों के साथ बात करते थे ना, बस में टिकट बांटते हुए, उस वे के कारण प्रोड्यूसर ने उसको सेलेक्ट किया है। कैलाश खेर जब ट्रेन में जाते थे ना गाना गाते हुए, जिस वे में गाना गाते थे ना, उस वे के कारण उनको सेलेक्ट किया गया है। समझना, वे एक तरीका, टेक्निक बताती है कि व्यक्ति क्या होगा। लैंग्वेज तो एक माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन अगर आपका तरीका यूनिक है तो आप कर जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे। आप किसी के सामने बोलने लगे ना, लोगों का मन करना चाहिए, सब चीजें सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन सीखें ऐसे ना, मन करना चाहिए लोगों को आपको सुनने का। When you are talking to somebody, then people should be so much influenced by you. They should have interest to listen you. They should have interest to talk to you. और अगर ये इंटरेस्ट है तो समझ लेना आप स्पीकर हैं। और अगर आपको सुनने का लोगों में इंटरेस्ट आप जगा नहीं पाए तो आप स्पीकर नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है, दे आर सो कॉल्ड टीचर्स, वो पढ़ा अच्छा लेते हैं, बट दे हैव नो द कम्युनिकेशन स्किल। बहुत, जब हम लोग डेमोस के लिए घूमते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग कोचिंग्स में जाते हैं, बहुत सारे, पर्टिकुलर किसी का नहीं, हम में भी कमियां हैं, हम भी उसको इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल से भी मिला हूं जिनको ये नहीं पता होता कि किस वे में बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। प्रिंसिपल है वो, उनके पास डिग्रीज है, डिप्लोमा है, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद द पीपल, दे डोंट नो इन विच मैनर दे हैव टू यूज द वर्ड्स, सेंटेंसेस, व्हाट शुड बी द वे ऑफ स्पीकिंग, व्हाट शुड बी द वे ऑफ देयर शोइंग देयर बॉडी जेस्चर, देयर बॉडी पोस्चर्स, वो जानते नहीं है। इस कारण उनका इंपैक्ट लोगों के ऊपर इतना नहीं पड़ता है। मैं जब लोगों को लैंग्वेज सिखाना चाहता हूं ना, तो मेरा सिर्फ एक ही गोल करता है, एक ही मन करता है मेरा अंदर से, कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा का वैसा वो बोले। उनमें कॉन्फिडेंस इतना आ जाए कि वो किसी के सामने बोल रहे तो कभी हेजिटेट ना हो, कभी डरे ना, उनका बोलना उनकी पहचान बना दे। याद रखना, हर एक व्यक्ति की कुछ यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। डू यू नो अबाउट इट? यूएसपी, यूएसपी, यूनिक
सेलिंग प्रपोजिशन। हर एक व्यक्ति, उसके पास कुछ अद्वितीय कला होता है जिसके कारण वो बिकता है मार्केट में। अद्वितीय कला जो किसी और के पास नहीं होती। हर एक व्यक्ति। कौन सा सिंगर ज्यादा पसंद है दोस्त? अरिजीत सिंह। क्यों? मार्केट में सिंगर तो हजारों हैं, अरिजीत सिंह ही क्यों? बिकॉज ही हैज सम स्पेशल क्वालिटी एज कंपेयर टू अदर सिंगर्स। डांस अच्छा लगता है देखना? नहीं। बॉलीवुड में सबसे अच्छा डांसर कौन है अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, नहीं। बॉलीवुड में सबसे अच्छा डांसर, बॉलीवुड में सबसे अच्छा डांसर नहीं। कोई जानता है कौन बॉलीवुड में, बॉलीवुड मतलब हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छा डांसर कौन है? नोबडी नोस। कोई नहीं जानता। कुछ लोग बोलते हैं ऋतिक रोशन, कुछ लोग बोलते हैं शाहिद कपूर, कुछ लोग बोलते हैं वरुण धवन, अभी लेटेस्ट बहुत चल रहा है टाइगर श्रॉफ, सब अलग अलग। साउथ इंडिया की बात करें, अल्लू अर्जुन है ना, राम पोथिनेनी, एनटीआर, ये ग्रेट डांसर। अभी पुनीत राजकुमार, जिनकी डेथ हो गई एक आध साल पहले, पुनीत राजकुमार अल्लू अर्जुन की टक्कर के डांसर थे। लोगों को जुबान पे उनके नाम रहते, पता है क्यों? यूनिक डांसिंग स्टाइल। सिंगर अरिजीत सिंह, यूनिक सिंगिंग स्टाइल। श्रेया घोषाल, यूनिक सिंगिंग स्किल। अमिताभ बच्चन, यूनिक स्पीकिंग स्किल, जिसके कारण वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन का स्टाइल ही कुछ और है। जब आप में यूएसपी होती है लैंग्वेज के थ्रू, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जब आपका बोलने का तरीका आम लोगों से हटके होता है, खास होता है, आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट छोड़ते हो। इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू अ जॉब, यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, इंटरव्यू देंगे, कहीं काम करेंगे। आपकी बातों का, आपके नेचर का, आपके शब्दों का लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ना लाजिमी है। और अगर उसको अभी ही सुधार लिया जाए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी स्किल को डेवलप करना है। कैसे? बाय द नॉलेज। नॉलेज को ग्रेस्प करना है, वो भी डिटेल में। नाउन भी बहुत सारे टाइप के नाम होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। साथ ही साथ अगर मैं प्रोनाउन की भी बात करूं ना दोस्तों, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ नाम लिखिए। पर्सनल, जैसे मैं बोलता हूं आई, आई एक सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है इसमें से? ये है पर्सनल प्रोनाउन। पता कैसे चलता है? आप जैसे मैंने बोला माय, माय कौन सा प्रोनाउन है? ये भी प्रोनाउन है। मैं बोलता हूं मी, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है बहुत सारे। कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल, ये सब की बात करूंगा। देन एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ये देखिए यहां पर, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने बोला सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है, पर इसमें से कौन सा है वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर अभी बता भी दूं तो कोई मतलब का है नहीं वो। अगर मैं बात करूं एडवर्ब्स की, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब, जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपने सुना होगा। जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं हम लोग, जैसे टुडे, यस्टरडे, ये वर्ड सुने आपने? टुमारो, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने सुने? हियर, देयर, हिदर, देदर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये सब वर्ड्स जो है ना, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, सबके यूजेस क्या है वो। साथ ही साथ वर्ब्स, पहली बार आप देख रहे होंगे इतनी सारी वर्ब्स। आपने सुना है वर्ब? इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स दो टाइप की होती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। मैं सबसे पहले से वर्ब की बात कर रहा हूं। वर्ब्स देखिए बहुत सारी है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, इंकोइटिक वर्ब, सेंसेशनल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, नोशनल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब। बहुत सारी वर्ब्स है, एक ही वर्ब नहीं है। अब ये होता क्या है लैंग्वेज में सीखेंगे। प्रीपोजिशन, एक ही टाइप के प्रीपोजिशन नहीं होते। प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, होते क्या हैं। कंजक्शन, कंजक्शन भी बहुत सारे होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं, और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी 4 पार्ट होते हैं, ये 4 पार्ट। देन कोरिलेटिव कंजक्शंस किसको बोलते हैं, और इसके अलावा जो ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जिरंड, वो है पार्टिसिपल, वो है इन्फिनिटिव्स,
वो है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच तो होती है, फिगर ऑफ स्पीच भी एक चीज है। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। ये 5 लेवल जो मैंने आपको बताया ना, ये 5 लेवल जब हम पूरे कर लेंगे ना, अपने आप अपनी लैंग्वेज में जान आ जाएगी। और जब ये जान आएगी ना, मजा आ जाएगा, बोलने में मजा आएगा। गाइस, अगर मैं बेसिक से शुरुआत करूं कि लैंग्वेज होती क्या है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हम 5 तरह के लेवल सीखेंगे, ये 5 तरह के। और ये 100 डेज में जो स्पोकन इंग्लिश का हमारा जो पूरा कोर्स होगा, इसमें सभी तरह के लेवल आ जाएंगे। मैं कोई ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हूं कि ये फर्स्ट लेवल है, इतने दिन फर्स्ट लेवल पढ़ा रहा हूं, इतने दिन सेकंड लेवल पढ़ा रहा हूं, इतने दिन थर्ड लेवल पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक दिन एक चैप्टर डिवाइड रहेगा और उस चैप्टर के आधार पर आपको चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। मतलब आपको ये कुछ नहीं समझना है कि फर्स्ट लेवल हो गया सर हमारा, आप सेकंड लेवल करो, नहीं, कुछ नहीं, सब मिक्सिंग रहेगा। कभी कोई चीजें जरूरी है कि आगे पढ़ाना है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, कोई चीजें जरूरी है पीछे पढ़ाना है तो उसको पीछे पढ़ा दूंगा। इज इट ओके? पर इन 5 लेवल के आधार पर ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज सीखेंगे कैसे? लेवल दर लेवल। लेकिन हम एक लेवल के बाद दूसरा लेवल ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्मेट बना हुआ है कि पहले दिन ये पढ़ेंगे, दूसरे दिन ये पढ़ेंगे, तीसरे दिन ये पढ़ेंगे, ताकि हमारा नॉलेज गहरा होता चला जाए। गाइज, आप समझिएगा, अब शुरुआत होती है आपकी लैंग्वेज से। समझना, यहां से आप पढ़ते हैं, जब भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है यहां से, और ये बेसिक है इंग्लिश का। ये बेसिक अगर ये समझ लिया तो हम लैंग्वेज में एंटर होते हैं। लैंग्वेज में एंटर होते हैं। आप जानते हैं लैंग्वेज जो होती है वो शुरुआत कहां से होती है? किसी भी लैंग्वेज की, भाषा की। हम जब आदि मानव थे, क्या हमको भाषा बोलना आती थी? नहीं आती थी। भाषा की शुरुआत कहां से हुई? क्या लेटर से हुई? क्या लेटर से हुई? क्या लेटर बिल्कुल इनिशियल एंटिटी है लैंग्वेज की? क्या जब आदि मानव बोलना सीखा तो क्या वो लेटर बोलना शुरू कर दिया उसने? क ख ग घ ड? नहीं, उसने सबसे पहले साउंड बोलना शुरू किया। साउंड, जरा समझना जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। लैंग्वेज की शुरुआत कहां से होती है? लैंग्वेज की शुरुआत ही होती है साउंड से। साउंड मतलब ध्वनि। ए, ये क्या है? बी साउंड, सी साउंड, डी साउंड, ए ई आई ओ यू, क्या है ये सब? साउंड है। लैंग्वेज की शुरुआत ही होती है साउंड से। अगर साउंड ना हो तो लेटर नहीं बन पाएंगे। ए, अब लेटर बना ना, ए। बी, ये कॉन्सोनेंट बना ना, ये बने कैसे? साउंड से। इंग्लिश की शुरुआत होती है साउंड से। लैंग्वेज की शुरुआत होती है, किसी भी भाषा की शुरुआत होती है साउंड से, ध्वनि से। अब आप देखेंगे हमारा जो वोकल सिस्टम है, वोकल कॉर्ड है जिससे हम बोलते हैं, हम सिर्फ हवा के माध्यम से बोलते हैं। हवा, ए हवा है, क हवा है, डी हवा है, हवा के माध्यम से बोलते हैं। हवा क्या है? साउंड है। ध्वनि, हवा के माध्यम से ध्वनि निकलती है और ध्वनि से, साउंड से लेटर जनरेट होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? साउंड क्या होते हैं? फिर लेटर से वॉवेल आते हैं, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल्स होते हैं, फिर लेटर से बनते हैं वर्ड्स, फिर वर्ड्स से बनते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज से बनता है क्लॉज, क्लॉज से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनता है स्पीच, और स्पीच ही पूरी लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज की शुरुआत कहां से होती है? साउंड से। मतलब हम साउंड बोलना शुरू करते हैं, साउंड से लेटर्स आते हैं, है ना। लेटर, अब बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। उन लेटर से वर्ड बनते हैं, उन वर्ड से फ्रेज बनते हैं, उन फ्रेज से क्लॉज बनते हैं, उन क्लॉज से सेंटेंस बनते हैं, उन सेंटेंसेस से स्पीच बनती है, पैराग्राफ बनता है, और इस तरह लैंग्वेज आ जाती है। साउंड क्या चीज होती है? क्या कोई मुझे बता पाएगा? व्हाट इज साउंड? क्या होता है साउंड? कोई ट्राई करेगा साउंड बताने का? चलो कोशिश करता हूं मैं। पहले लैंग्वेज से स्टार्ट करता हूं आपको, फिर साउंड वगैरह डिटेल में बताता हूं। लैंग्वेज इज अ मीन बाय व्हिच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स, अवर आइडियाज एंड थिंकिंग पैटर्न। लैंग्वेज बोलते किसको है? हमको इंग्लिश भाषा सीखने की जरूरत क्या है? लैंग्वेज सीखना है हम लोगों को। लैंग्वेज सीखना क्यों है? हम जानते हैं हिंदी भाषा के थ्रू हम लोग जानते हैं कि लैंग्वेज बोला किसके जाता है। लैंग्वेज इज अ मीन्स बाय व्हिच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज एंड थिंकिंग पैटर्न। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट को, किसी भी भाषा के माध्यम से अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपनी सोच का जो ढर्रा है उसको एक्सप्रेस करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों, अपनी योजनाओं और अपने विचारों की श्रृंखला को लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं साउंड की, अब मुझे बताओ साउंड क्या होंगे? साउंड क्या है? क्या साउंड लेटर्स में आते हैं या नहीं आते हैं? जैसे मैंने बोला ए, क्या ए का साउंड है? यस, ए साउंड है। क्या आई, जैसे मैं बोल रहा हूं आई, क्या आई में साउंड है?
आ ई, दो साउंड्स के मिक्सचर से ये लेटर बना है आई। ई क्या साउंड है? ओ क्या साउंड है? यू, ओ ए ई आई ओ यू, तो क्या ये साउंड है? यस, ये सब साउंड है। अब कोई भी वर्ड निकाल लो, जैसे मैंने बोला एम, एम, क्या एम में साउंड है? यस, एम, एम छोटे छोटे दो साउंड से मिलकर बना है। ए म, उससे एम बना हुआ है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब साउंड से बने होते हैं। अगर साउंड ना हो तो लेटर्स क्रिएट नहीं हो सकते। मतलब लेटर्स को बनने के लिए साउंड की जरूरत होती है। कोई भी भाषा सीखने के लिए साउंड जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हिंदी भाषा में भी आपके पास साउंड है, उस साउंड से लेटर मतलब अक्षर क्रिएट होते हैं। ये अब जरा समझना साउंड किसको बोलते हैं। साउंड, साउंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है साउंड, बाय विच, जिसके द्वारा वी अटर एनी लेटर, जिसके थ्रू हम किसी लेटर को अटर मतलब उसका उच्चारण करते हैं। साउंड ना हो तो लेटर उच्चारित नहीं होंगे। लैंग्वेज में सबसे पहली चीज क्या होती है? साउंड। साउंड से लेटर जनरेट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 44 साउंड। क्या आपको पता है कि लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? कितने होते हैं लेटर्स? इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26। इसमें दो चीजें और होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें दो चीजें होती हैं। लेटर है ना, चलो इसमें आता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26। इन 26 लेटर में ये चीजें होती है। क्या क्या? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स। जिसमें होते हैं 5 वोवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स होते हैं वाई और डब्ल्यू। ये हमारी लैंग्वेज है, जरा समझना। जैसे अगर मैं बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26। होते हैं 26। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे लेटर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही? ये हमारे हैं 26 लेटर्स। और इन 26 लेटर में ये जो 5 आपके आगे के दिख रहे हैं ना, ये हमारे 5 वोवेल्स। क्या है? 5 वोवेल्स, ठीक। और बाकी बचे हुए 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। ये है हमारे कॉन्सोनेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेटर्स होते हैं हमारे 26, जिसमें 5 होते हैं वोवेल और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स। मैं आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर करूं इसमें। अगर मैं सिर्फ लेटर की बात करूं तो क्या होता है लेटर? डेफिनेशन से समझिएगा, बाद में सब मैं रिटर्न में समझाऊंगा। अब सिर्फ डेफिनेशन समझिएगा। लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। मतलब लेटर इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसके माध्यम से हम किसी वर्ड को लिखते हैं। वर्ड को लिखते हैं, इट मीन्स टू से, जैसे मैंने लिखा कार, तो कार लिखा कैसे गया है? सी के आधार पर, ए के आधार पर और आर के आधार पर। अगर ये 3 लेटर मिल रहे हैं तो कार बना। अगर मैं बात कर रहा हूं मोबाइल की, मोबाइल, तो मोबाइल कैसे लिखा गया? MOBILE। तो मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट है। मतलब क्या बोलेंगे उसको? छोटी यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसके आधार पर हम किसी वर्ड को बनाते हैं। अगर ये ना हो तो वर्ड बन ना पाए, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं 26, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और सेमी वोवेल होते हैं वाई और डब्ल्यू। चलो वापस आता हूं मैं अपनी लैंग्वेज में, जो मैं एक्चुअल समझाता हूं। लेटर्स होते हैं 26, जिसमें वोवेल होते हैं हमारे 5। वोवेल बोला किसको जाता है? ए ई आई ओ यू। इंग्लिश के ये स्वर है, ठीक। और अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं, कॉन्सोनेंट जिसको हम बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन होता क्या है? व्यंजन ये 5 जो वोवेल्स हैं इनको छोड़कर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब ये टोटल है 21, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट। लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में 2 चीजें और हैं। सेमी वोवेल, वाई और डब्ल्यू, ये 2 है सेमी वोवेल। वोवेल मतलब क्या? क्या आप इसके बीच डिफरेंस जानते हैं?
कि वॉवेल किसको बोलते हैं और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं। वॉवेल मतलब स्वर, स्वर मतलब क्या, स्वर मतलब जिसको बोलने में हमको अपने होठों की, अपने मुंह की, अपने दांतों की जरूरत ना पड़ती हो, हवा के माध्यम से जो गले से निकल जाते हैं। ए होठ चिपकेंगे नहीं, बी चिपकेगा, सी चिपकेगा। मतलब हम लोग अपने गले के माध्यम से जिन लेटर्स को बोलते हैं उनको हम बोलते हैं वॉवेल्स, और जिनका इस्तेमाल मुंह से किया जाता है बोलने में उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, जरा समझिएगा। वॉवेल, लेटर विच डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स इन प्रोनाउंसिंग। लेटर्स, ऐसे लेटर विच डू नॉट नीड, जिनको जरूरत नहीं होती द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स, दूसरे लेटर्स की जरूरत नहीं होती इन प्रोनाउंसिंग। मतलब वॉवेल किसको कहा जाता है, ऐसे लेटर जिनको प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं होती। क्या ए को प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत है? क्या ई को प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत है? लेकिन अगर मैं एम को प्रोनाउंस करूं तो एम, तो एम को प्रोनाउंस करने के लिए मुझे देखो क्या लिखना पड़ा, ए। मतलब इसको प्रोनाउंस करने के लिए मुझे दूसरे लेटर की जरूरत पड़ेगी। एम को कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, ए, ए मतलब ये वाला। क्या ए को प्रोनाउंस करने के लिए किसी और लेटर की जरूरत है? आई को प्रोनाउंस करने के लिए किसी और लेटर की जरूरत है? लेकिन अगर मैं सी बोलता हूं तो सी को प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत है? स और ई, मतलब दूसरे लेटर की जरूरत है। मतलब हम वॉवेल किसको बोलते हैं, वॉवेल ऐसे लेटर्स जिनको प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर्स की जरूरत ना पड़ती हो, उनको बोलते हैं वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, ऐसे लेटर्स जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमको दूसरे लेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो, मैंने समझाने की कोशिश की। वॉवेल्स, लेटर्स विच डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स, लेटर्स जिनको दूसरे लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती इन प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंस उच्चारण करने के लिए, आर कॉल्ड वॉवेल्स। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की, लेटर्स विच नीड द अदर लेटर्स, लेटर्स ऐसे लेटर्स जिनको दूसरे लेटर्स की जरूरत होती है उच्चारण के लिए, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। मतलब जब भी हम कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें वॉवेल्स आ जाएंगे। लेकिन हम जब हम वॉवेल्स प्रोनाउंस करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को दूसरे लेटर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ए तो ए डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं सी तो सी डायरेक्ट नहीं आएगा, स और ई आएगा। मतलब ये सी में ई भी आ गया। इसको प्रोनाउंस करने के लिए वॉवेल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने के लिए किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वॉवेल उसको कहा जाता है जिसको प्रोनाउंस करने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत ना पड़े। कॉन्सोनेंट उसको कहा जाता है जिसको प्रोनाउंस करने के लिए दूसरे लेटर्स की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैं बोलता हूं जेड, ये कॉन्सोनेंट है वॉवेल है? जेड, ज ए ड, मतलब जेड को प्रोनाउंस करना है तो ए आएगा, मतलब वॉवेल आएगा। मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करने के लिए वॉवेल की जरूरत पड़ जाएगी, किसी दूसरे लेटर की जरूरत। अब देखो ड, ड मतलब डी, दूसरे लेटर की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ई लिखता हूं तो क्या ई को बोलने के लिए किसी और लेटर की जरूरत है? नहीं, ये खुद अपने आप में परफेक्ट है। दूसरी चीज, जब हम वॉवेल को प्रोनाउंस करते हैं तो सिर्फ गले का इस्तेमाल होता है। वॉवेल को बोलते वक्त गले का इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट को बोलते वक्त देखना आपका जबड़ा काम करेगा, आपकी जुबान काम करेगी, आपके होठ काम करेंगे। जैसे आपको बोलना है बी, बी तो आपके होठ चिपकेंगे, पर आपको बोलना है ए, होठ काम ही नहीं करेंगे। ई, होठों का काम ही नहीं है। पर मैं बोलता हूं डी तो ये पूरा आपका जबड़ा काम करेगा, आपके गाल काम करने लग जाएंगे। मतलब वॉवेल वो होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे जो ये क्या बोलूं मैं, जो फैशियल पार्ट होते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर हम लोग कॉन्सोनेंट्स को बोल रहे हैं तो हमारी मुंह की जरूरत पड़ती है, होठों की जरूरत पड़ती है, दांतों की जरूरत पड़ती है, जुबान की जरूरत पड़ती है। तालू पर बार बार जुबान चिपकेगी, बी तो जुबान तालू पर चिपकेगी। ये कैसे होता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे। गाइस, सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं, क्या आपने पढ़े हैं? सेमी वॉवेल्स, अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब किसको बोलते हैं? अर्धस्वर मतलब ऐसे लेटर्स जो आधा स्वर का काम करते हैं, आधा व्यंजन का काम करते हैं। मतलब वो आधे स्वर का काम करते हैं और आधे व्यंजन का। देखो मैंने क्या लिखा, लेटर्स विच प्रोनाउंस लाइक वॉवेल्स एट सम प्लेसेस, ऐसे लेटर जो कहीं कहीं पर वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कहीं कहीं पर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। यहां पर अब जो ये सेमी वॉवेल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दो हैं, डब्ल्यू और वाई।
ये दो सेमी वॉवेल्स होते हैं। मैंने यहां डब्ल्यू के कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहां पर भी डब्ल्यू जिसमें आया हुआ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। आप देखना डब्ल्यू के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी, यहां पर ये जो डब्ल्यू दिख रहा है ना आपको, ये इसमें डब्ल्यू स्टार्टिंग में आया हुआ है और इसमें यहां जो डब्ल्यू दिख रहा होगा ना आपको, ये पीछे आया हुआ है कहीं पर भी। जब भी किसी भी वर्ड में डब्ल्यू शुरू में आता है, समझिएगा मेरी बात, किसी भी वर्ड में डब्ल्यू शुरू में आता है ना, तो वो डब्ल्यू के हम व करके प्रोनाउंस करते हैं, व। जैसे यहां देखो, विनर व, वॉल व, वुल्फ व, बुक वॉर्म, वॉर्म व, वेलफेयर व, वर्ल्ड कप व, वेल, वेल हम बोलते हैं ना वेल, हिंदी में वेल व, वेस्ट इंडीज व, विकेट व, विंटर व, वर्क व। मतलब जब भी किसी वर्ड की शुरुआत डब्ल्यू से हो रही है, ये अगर मैं इसको काट दूं तो वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, वॉर्म। जरा समझिएगा, ऐसे सभी वर्ड्स, अब ये जितने वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इसमें सभी में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के रूप में है। ये जितने वर्ड्स यहां दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के रूप में कब होता है, जब उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में व होता है, तब वो कॉन्सोनेंट के रूप में होता है। लेकिन अगर डब्ल्यू व आए नहीं, जैसा स्लो, स्लो, क्या व आया इसमें? स्लो व ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं। स्लो, काऊ वो आया क्या? केशिव वो आया? बॉलर वो आया? येलो, हेलो, होलो, स्वेलो, क्रो, अलाउ वो आया? विंडो वो आया? नहीं। तो ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, जिसमें डब्ल्यू शुरुआत में आया है, तो ये वर्ड से प्रोनाउंस होते हैं। इसलिए ये जितने वर्ड्स हैं, इस सभी वर्ड्स में डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट के रूप में है और इन सभी वर्ड्स में डब्ल्यू एक वॉवेल के रूप में है। स्लो, ओ, मतलब डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ओ, एक वॉवेल के रूप में। काऊ, उ, एक वॉवेल के रूप में। केशिव, उ, एक वॉवेल के रूप में। बॉलर, वो, ओ, एक वॉवेल के रूप में। येलो, ओ, येलो, ओ, एक वॉवेल के रूप में। हॉलो, स्वेलो, क्रो, ओ, डब्ल्यू क्या है? ओ के रूप में। अलाउ, उ, यू के रूप में। विंडो, ओ के रूप में। ये डब्ल्यू वाले वर्ड्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर ये जो वर्ड्स हैं, यहां पर डब्ल्यू कॉन्सोनेंट और यहां पर ये वर्ड्स में डब्ल्यू एक वॉवेल है। वर्ड्स पर देखिएगा, वाई भी एक सेमी वॉवेल होता है ना? वाई भी एक सेमी वॉवेल होता है। जब वाई को हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका मतलब होगा य। देखो यहां पर जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना, जिसमें वाई पहले आया है, हर एक वर्ड में वाई पहले आया हो, स्टार्टिंग ही वाई से हो रही है। और यहां पर वाई को य बोलेंगे। येलो, यार्ड, यॉन, यट, यूथ, यॉक, यंग, यंगस्टर, यॉर्कर, यस्टरडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर वाई शुरू में आया हुआ है ना, तो इसको वाई को हम य बोलते हैं। लेकिन यहां को वाई को आप देखिएगा, यहां वाई बीच में आया हुआ है वर्ड में, दिख रहा है? देखिएगा, स्काई, हाइड्रोजन, साइकोलॉजी, साइको, सिंपैथी, मेंटल अजाइलम, पुअर्टी, लिबर्टी, क्राई, फ्राई, स्टडी, ट्राई, अप्लाई, सप्लाई, सब में वाई बाद में आया हुआ है। जब वाई शुरू में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं य, और जब वाई बीच में आता है तो वो य नहीं होता। फिर यहां देखो, क्या इसको, क्या स्काई, क्या पढ़ा हमने? स्काई, ई हो गया, वो वॉवेल बन गया। हाइड्रोजन, हाई, आई हो गया, वो वॉवेल बन गया। साइकोलॉजी, साई, आई बन गया, वो साइको, साई, आई बन गया, वो सिंपैथी, सी, ई बन गया, वो है ना। मेंटल अजाइलम, अजाई, आई बन गया, वो। ये देखो, पुअर्टी, ये वाई ई बन गया, पुअर्टी। लिबर्टी, क्या बात समझ में आ रही है? क्राई, जैसे हम वर्ब बोलते हैं ना, क्राई, रोना, बहुत सारी वर्ब है, उसको क्राई नहीं बोलते, क्राई, फ्राई, स्टडी, ट्राई, अप्लाई, सप्लाई। इन सभी में वाई एक कॉन्सोनेंट, वॉवेल के रूप में, उसमें सब में कॉन्सोनेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बातें समझ में आ रही है? चलो ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, हे भगवान, वर्ड क्या होता है दोस्तों? जरा देखते हैं, उसको समझते हैं। वर्ड किसको बोलते हैं हम लोग? वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। क्या आप लोगों को इसमें दिक्कत है? थोड़ा सा मैं लिखित में बताना चाहता हूं, उसके बाद तो सब मैं कल से हर एक चीज लिख लिख के आपको बताऊंगा। आज से ऐसे ही ओपनली आपको बता देता हूं चीजें ना। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, विच मेक द कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाता है। मतलब लेटर्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस बनाए इज कॉल्ड वर्ड। ठीक। समटाइम्स अ सिंगल वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड। कभी कभी ऐसा होगा एक सिंगल वर्ड भी, एक सिंगल मैंने गलत कर दिया है, सिंगल लेटर,
Sometime a single letter is also called a word. A word always creates a picture in our mind. जरा समझने की कोशिश करना, किसको बोलते हैं वर्ड? वर्ड, क्या वर्ड में एक से ज्यादा लेटर्स होने चाहिए, हाँ या ना? डेफिनेशन ही बोलती है ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कार, क्या कार वर्ड है? क्यों वर्ड है ये? पहली बात तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, पहली बात तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। दूसरा, एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। कार मतलब क्या होता है? इस चीज को कार बोलते हैं? इस चीज को? इस चीज को? इस चीज को? नहीं, कार बाहर घूमती है, 4-5 लोग बैठ सकते हैं उसमें, है ना? मतलब हमको पता है कार बोलते किसको, कंप्लीट सेंस आना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो CRA, क्या ये वर्ड है? क्या ये वर्ड है? मतलब लेटर्स जब सीक्वेंस वाइज जमे होते हैं तो वो वर्ड कहलाते हैं। अब वर्ड, अब जरा समझना, 3 तरह की चीजें यहां बताई गई वर्ड के लिए। एक, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, कोई भी वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर। कोई भी वर्ड आपके सामने आ रहा है, मोबाइल ग्रुप ऑफ लेटर है? MOBILE। मैंने लिखा मेरा खुद का नाम मनीष, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है? मैंने लिखा मार्कर, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है? यस। मैंने लिखा कैमरा, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है? यस। मैंने लिखा सपोज इंग्लिश, क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर है? यस, ग्रुप ऑफ लेटर है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा का नाम, एक भाषा का नाम। मैंने बोला मोबाइल, ये क्या है? एक डिवाइस का नाम, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम जो हमारे पास होता है। मैंने बोला बटन, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? बटन बोलते किसको है? या तो शर्ट का बटन या फिर स्विच का बटन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला डोर, क्या ये वर्ड है? क्यों वर्ड है ये? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स है और मीनिंग भी है। दरवाजा बोलते किसको है? हम जानते हैं, हर घर में दरवाजा लगा होता है। विंडो, क्या ये विंडो वर्ड है? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। साथ ही साथ विंडो बोलते किसको है? हर घर में लगी होती है खिड़की, इसको क्या बोलते हैं? मार्कर। हर चीज पहचान में आती है हमको, मार्कर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और कंप्लीट सेंस भी देते कि मार्कर इस चीज को कहा जाता है, इस चीज को घड़ी कहा जाता है। कंप्लीट सेंस मतलब किसको बोलते हैं हम लोग? वर्ड, कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और उसका कंप्लीट सेंस निकले। दूसरी डेफिनेशन बताते हैं कि कोई एक सिंगल लेटर भी वर्ड का काम कर सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटे जो 2 वर्ड होते हैं वो होते हैं आई और ए। ये इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटे वर्ड है। आई का मतलब होता है मैं और ए का मतलब होता है एक या फिर कोई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटे वर्ड है, सबसे छोटे वर्ड। फिर आप बोलेंगे सर छोटे वर्ड है लेकिन इसमें लेटर तो एक ही आया है, तो इसीलिए तो पहले बताया भी गया कि समटाइम अ सिंगल लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड। कभी कभी एक सिंगल लेटर को, कौन सा सिंगल लेटर? आई और ए। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं आई एम अ डॉक्टर, तो इसमें 2 सबसे छोटे वर्ड है, आई और ए। ये भी वर्ड ही है, इसको आप लेटर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस का पार्ट है तो वो सब वर्ड कहलाएंगे। तो आई और ए भी इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे छोटे छोटे वर्ड है। मैंने क्या बोला? समटाइम अ सिंगल वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड ऑलवेज क्रिएट अ पिक्चर इन माइंड। आप वर्ड उसी को बोलेंगे जो माइंड में पिक्चर क्रिएट करता हो। मार्कर, मार्कर की पिक्चर आएगी। कपिल शर्मा, पिक्चर आएगी। बैग, पिक्चर आएगी। नोटबुक, पिक्चर आएगी। कंप्यूटर, पिक्चर आएगी। मोबाइल, पिक्चर आएगी। चेयर, पिक्चर आएगी। जितने भी वर्ड हो उनको प्रोनाउंस करने पे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। मीन्स अ वर्ड ऑलवेज क्रिएट्स अ पिक्चर इन आवर माइंड। जब भी वर्ड आप बोलोगे, कोई भी वर्ड बोलो आप, जैसे आपने बोला वायर, दिमाग में वायर। आपने बोला बेड, बेड। आपने बोला बेडशीट, बेडशीट। आपने बोला मनीष सर, मनीष सर के बाल, सब आ जाएगा दिमाग में, ना? तो मेरी बात समझ लेना, है ना? जो ये वर्ड होता है ना बच्चों, वर्ड किसको बोला जाता है जरा समझना। हम लोगों ने समझा तो सही। कंडीशन फॉर बीइंग अ वर्ड, कोई भी वर्ड वर्ड कब बनता है, ये चीजें होनी चाहिए उसमें। देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिंगल वर्ड, जैसे आई और ए के केस में, है ना? मीनिंग निकलना चाहिए उन ग्रुप ऑफ लेटर्स में जो आए हैं ना, उनका मीनिंग निकलना चाहिए। कोई मीनिंगफुल चीज होना चाहिए। जैसे वॉच, अब वॉच को मैंने लिखा WATCH, क्या इसको वर्ड बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? रीजन क्या है? कंडीशन क्या है? ये 3-4 चीजें देखो आप।
इन 3-4 चीजों को देखें, कब बोलेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है? यस। मीनिंग निकल रहा है वॉच का। वॉच किस चीज को बोला जाता है? क्या इसको वॉच बोला जाता है? क्या इसको वॉच बोला जाता है? यस। मतलब इसका मीनिंग भी निकल रहा है। पिक्चर, क्या वॉच बोलने से दिमाग में वॉच की पिक्चर आती है? यस। ग्रामेटिकली अरेंज्ड लेटर्स होने चाहिए। ये वॉच ऐसा लिखा हुआ है तुमको समझ में आ रहा, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तो क्या ये भी वॉच है? नहीं। मतलब ग्रामेटिकली अरेंज्ड लेटर्स होने चाहिए, तभी हम उसको वर्ड बोल सकते हैं। अगर मैंने लिखा मोबाइल तो आपको समझ में आता है मोबाइल कौन सी चीज है, हाँ या ना? अगर मैं मोबाइल को ऐसा लिख दूं तो क्या ये भी मोबाइल है? ये ग्रामेटिकली अरेंज्ड लेटर्स नहीं है, ये ग्रामेटिकली अरेंज्ड लेटर है जिससे हमारे दिमाग में पिक्चर बनता है कि मोबाइल क्या चीज होती है। ओबी लैम्प कोई चीज है? नहीं है। अगर मैं लिखता हूं डोर, क्या ये वर्ड है? किस चीज को कहा जाता है पता है? डोर बोलते से दिमाग में पिक्चर आता है। अगर मैं इस डोर को ऐसा लिख दूं तो क्या ये भी कोई वर्ड है? ग्रामेटिकली अरेंज्ड लेटर्स होना चाहिए, ग्रामेटिकली अरेंज्ड, क्योंकि ग्रामर में ऐसा वर्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर्ड बनने के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। पहली बात तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिंगल लेटर भी वर्ड का काम कर सकता है। दूसरा, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे सामने ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, जिसको पहचान सके, उसका पिक्चर माइंड में क्रिएट होना चाहिए। देन ग्रामेटिकली अरेंज लेटर होना चाहिए। ग्रामेटिकली वो सही वर्ड होना चाहिए। अभी मैंने बोला, अभी आपने जरा देखना विंडो, और मैंने लिखा ये वर्ड मैंने आप लोगों के सामने लिखा। बताओ दोनों में से विंडो की स्पेलिंग सही कौन सी है? ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली। आपको कैसे पता है? क्योंकि इंग्लिश में आपने ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश में वर्ड ऐसे ही बना है वो। तो ग्रामेटिकली अरेंज लेटर होना चाहिए वो। अभी जैसे मैं लिखता हूं, सपोज ये वर्ड लिखा है और मैंने लिख दिया, दोनों में वर्ड की स्पेलिंग कौन सी सही है? ऊपर वाली सही है, नीचे वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा गया है। ग्रामेटिकली अरेंज लेटर ऐसा ही है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। दोस्तों वर्ड मैंने आपको क्लासेस में बताने की भी बहुत बार कोशिश की है। वर्ड जब 2-4 वर्ड मिल जाए तो फ्रेज बन जाते हैं। 2-4 वर्ड मिल जाए फ्रेज बन जाते हैं। मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी फ्रेज की बात कर रहा हूं। फ्रेज किसको बोलते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश मीन्स होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का पार्ट है ये, सेंटेंस नहीं है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है दैट वर्क टुगेदर इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में साथ में काम करता है, बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब, जो अपने साथ सब्जेक्ट को नहीं लाता और ना ही वर्ब को लाता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। क्या बात शायद समझ में नहीं आई होगी ना? फ्रेज बोलते किसको है? फ्रेज सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस नहीं होता। मैं अभी सेंटेंस पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैंने वर्ड बताया। वर्ड बताया? ठीक, समझना जरा। मैं इसको यहां लिखने की कोशिश करता हूं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। समझना, क्या हैप्पी वर्ड है? यस, वर्ड है वो। बर्थडे वर्ड है? क्या ये सेंटेंस है? सेंटेंस नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। यही हमारी डिफिनेशन बोल रही थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरा समझना, यही हमारी डिफिनेशन बोल रही थी कि फ्रेज किसको बोलते हैं? जो सेंटेंस में साथ में तो आता है लेकिन वो अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लाता। डज नॉट कंटेन, अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लाता, ना ही वर्ब लाता है, लेकिन उसका मीनिंग निकलता है। उसका मीनिंग निकलता है, ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं निकलता। अगर मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे का कुछ मतलब होता है साथ में। अगर आप किसी को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, बोलते हो कि नहीं बोलते हो किसी को, तो उसका मतलब क्या है? जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन की शुभकामनाएं, ऐसे बोल रहे हो ना? मतलब तो निकल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल ही दिखाता हूं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये कोई भी सेंटेंस नहीं है, कोई भी ये सेंटेंस है ही नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सेंटेंस नहीं है, पर हम तो रोज बोलते हैं। तो ये है क्या? है क्या? फ्रेज है। फ्रेज मतलब शब्दों का समूह है जिनका पर्टिकुलर कुछ मीनिंग निकलता है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इनके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको सब्जेक्ट दिख रहा है इसमें कोई? क्या इसमें कोई वर्ब दिख रही है आपको? कोई भी नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब है, लेकिन ये वर्ड है, इसका मीनिंग निकलता है। गुड मॉर्निंग बोलते मतलब सुप्रभात, है ना? गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे। कितनी बार हम लोग हैप्पी बर्थडे स्टेटस में भी लिखते हैं, आया ना?
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कितनी बार लिखते हैं, हाँ या ना? यस, बहुत बार लिखते हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें वर्ब भी नहीं है। कोई वर्ब दिख रही है इसमें? नहीं है, लेकिन ये हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मींस वी यूज अ लॉट ऑफ फ्रेजेस इन आवर डेली रूटीन टू स्पीक विद समबडी, बट वी डोंट नो इट इज कॉल्ड फ्रेजेस। हमको पता ही नहीं कि उसको फ्रेज बोलते हैं, और हमको ये सीखना है, हमको समझ में आनी चाहिए। वट एवर वी आर यूजिंग इन आर लैंग्वेज, इन आर डेली रूटीन, दैट हैव टू बी अंडरस्टूड बाय अस दैट व्हाट वी आर यूजिंग। जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं हमको समझ में आनी चाहिए, बस बात खत्म। जो भी चीजें, वर्ड देखो कितने सारे आप इस्तेमाल करते होंगे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, इन द मॉर्निंग, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका पूरे का मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन इतने का निकल जाएगा। ये सेंटेंस है नहीं क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है। अ हैंडसम बॉय, क्या इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है? नहीं। अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, किसी के बारे में बात हो रही है, सपोज भगत सिंह के बारे में बात हो रही है, सुखदेव के बारे में बात हो रही है, राजगुरु के बारे में बात हो रही है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात हो रही है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, और उनके बारे में एक कोटेशन लिखा गया या एक टैग लिखा गया, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मतलब एक महान स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन क्या ये पूरा सेंटेंस है? इसमें वर्ब है? कोई सब्जेक्ट है जिसको इंडिकेट किया गया? नहीं, तो ये कहलाएगा फ्रेज। द कॉम्पिटिटिव जोन, द अनसंग वॉरियर। आपने तानाजी मूवी देखी? तानाजी, उसमें नीचे लिखा आता है तानाजी द अनसंग वॉरियर, मतलब ऐसा वॉरियर जिसको ज्यादा भाव नहीं दिया गया, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तानाजी द अनसंग वॉरियर। अनसंग वॉरियर, इसमें वर्ब नहीं है कोई भी, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज का हिंदी मतलब क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश मतलब? वाक्यांश मतलब द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, टुडे इट इज हैप्पी फादर्स डे, फादर्स डे टुडे। एक सेंटेंस मैंने बनाया कि आज फादर्स डे है, तो मैंने हैप्पी को भी हटा देता हूं कि आज फादर्स डे है। इट इज फादर्स डे टुडे, आज फादर्स डे है। ये जो फादर्स डे है ये क्या है? फ्रेज है, सेंटेंस का पार्ट है, पर क्या ये पूरा सेंटेंस है? नहीं। अब इट इज लगा के और पीछे टुडे लगा के मैंने उसको सेंटेंस बनाया है। जैसे अगर मैं बोलूं गुड मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस है? अगर मैं इसमें वर्ब लगा दूं हैव अ गुड मॉर्निंग टू यू, तो मैं सुप्रभात, हैव, अब ये वर्ब आ गई। हम बोलते हैं किसी को हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ फ्रूटफुल डे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर्ब लग गई इसमें। अब ये फ्रेज नहीं है, ये सेंटेंस है। क्या बात समझ में आया? विश यू हैप्पी बर्थडे, अब ये सेंटेंस हो गया। विश वर्ब लग गई। क्या समझ में आया? लेकिन हैप्पी बर्थडे बोलने से वो फ्रेज है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे समझिएगा। क्लॉज, क्या आप जानते हैं क्लॉज के बारे में? क्लॉज उपवाक्य। क्लॉज सेंटेंस देखो, मैंने आपके सामने यहां लिखा, राम वर्कड हार्ड, राम ने मेहनत की बट ही फेल्ड, पर वो फेल हो गया। यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये है, ये देखो, पहला सेंटेंस है राम वर्कड हार्ड। क्लॉज को समझ लीजिए, सिर्फ नॉर्मली समझ लीजिए, बाद में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। राम फेल्ड, ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। बीच में मैंने एक लगाया कंजक्शन बट। राम वर्कड हार्ड, राम ने मेहनत की, बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया। इसमें दो अलग अलग क्लॉज है जिससे मिलकर पूरा सेंटेंस बना हुआ है। राम ने मेहनत की पर फेल हो गया, राम ने मेहनत की पर फेल हो गया, मीनिंग निकला। अगर मैं बोलूं वो फेल हो गया या मैं बोलूं राम फेल हो गया, दिमाग में आएगा क्यों, कैसे, बहुत सारी चीजें। राम वर्कड हार्ड, ये भी एक क्लॉज है, पूरा सेंटेंस नहीं है। ही फेल्ड, ये भी एक क्लॉज है, पूरा सेंटेंस नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्लॉज होते हैं। क्लॉज मतलब उपवाक्य, उपवाक्य मतलब आधा वाक्य, समझ लो, आधा वाक्य, पूरा वाक्य नहीं है वो। राम फेल हो गया पर, अगर मैं इतना ही बोलूं तो आपके दिमाग में आएगा पर फिर क्या। राम ने बहुत मेहनत की पर फेल हो गया, राम ने मेहनत की पर फेल हो गया, ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। ये दोनों मिलकर सेंटेंस बनेगा। क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है क्लॉज। अगर ये है तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड कंटेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो
सेंटेंस दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट होता है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है इसमें। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानते हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? आई एम अ डॉक्टर, सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई एम अ डॉक्टर में सब्जेक्ट आई, ये है सब्जेक्ट। इसको छोड़ के जो पार्ट बचा वो प्रेडिकेट है। सेंटेंस में दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई को छोड़ के जो बचेगा वो होगा प्रेडिकेट। समझे? अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, किसी को बताने के लिए या कुछ अपने नॉलेज को ही खुद ही, तो आप सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पार्ट कहलाता है पूरा सेंटेंस में, वो पूरा का पूरा सेंटेंस कहलाता है, वो पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। कोई भी क्लॉज हो, जैसे ये क्लॉज है तो इसमें ये सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे देखिएगा, जिसकी हम बात करते हैं क्लास में भी। सेंटेंस किसको बोलते हैं? सेंटेंस मतलब वाक्य। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स होंगे वो ग्रुप में आएंगे और उनका मीनिंग कंप्लीट सेंस निकलेगा। कंप्लीट, इसके पहले मैं आपको बता रहा था, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन इसमें कंडीशन आ गई बट, इसलिए पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। राम ने मेहनत की पर क्या? पूरा जवाब मिल गया इस सेंटेंस का। राम ने मेहनत की पर क्या? पूरा जवाब मिला नहीं। राम ने मेहनत की पर फेल हो गया, अब पूरा जवाब मिला, अब पूरा सेंटेंस है। आप समझ में आ रहा है? अगर मैं इतना ही बोलूं राम ने मेहनत की, समझ में आ जा रहा है? यस आ रहा है। पर राम ने मेहनत की पर क्या पूरा समझ में आ रहा है? उसके पीछे कुछ लगना जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉज। ये है क्लॉज। जिस भी, अभी बाद में इसकी बात भी और करेंगे हम लोग, अभी आगे चलते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और वो कंप्लीट सेंस दे। किसको बोलते हैं कंप्लीट सेंस? जैसे मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? यस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे? आई भी है, एम भी है, ए भी है और टीचर भी। कितने वर्ड आए इसमें? 4। मैंने वर्ड लिखा राम हैज अ लॉट ऑफ मनी, राम के पास बहुत सारा पैसा है। क्या ये सेंटेंस है? yes, सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 6 वर्ड आए, मतलब ये सेंटेंसेस है। लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से सेंटेंस नहीं होता, उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। आई एम अ टीचर मतलब क्या है इसका? मतलब मैं टीचर हूं। कोई सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, कोई मैं है या कोई अपने बारे में बता रहा है कि वो टीचर है। राम हैज अ लॉट ऑफ मनी, राम के पास बहुत सारा पैसा है। कोई सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या है? बहुत सारा पैसा, मतलब मीनिंगफुल सेंस भी निकल रहा है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होता है। अगर मैंने बोला आई एम अ सिंगर, या मैं लिख दूं एम अ सिंगर आई, कंप्लीट। जो कंप्लीट सेंस देता है दोनों में से कौन है? ऊपर वाला। क्यों है ये? क्योंकि ये ग्रामेटिकली अरेंज्ड है, इसका एक मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए ऊपर वाले को कहा जाएगा सेंटेंस, नीचे वाले को सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी कंडीशन, किसी भी सेंटेंस को बनने की कंडीशन क्या होती है जरा देखनिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा उसका मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं है। तीसरा ग्रामेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स होने चाहिए उसमें, ग्रामेटिकली अरेंज्ड। जैसे अगर मैं लिखता हूं राम हैज मनी, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? राम हैज मनी का मतलब होता है राम के पास पैसा है। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं मनी हैज राम, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? इसका मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कहा जाएगा। इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए लेकिन उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी उसको सेंटेंस बोला जाएगा। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसका मीनिंग ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आपने देखा होगा कोई भी सेंटेंस जब बनता है ना तो 4 चीजों से मिलकर, मैक्सिमम ये 4 चीज होती है, इससे मिलकर कोई भी सेंटेंस बनता है।
ये 4 चीजें मैक्सिमम। किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चारों चीजें होगी ही। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट एम्फसाइजिंग दैट द 4 थिंग्स विल बी इन द सेंटेंस। नो, आई एम नॉट सेइंग इट। आई एम सेइंग दैट दीज 4 थिंग्स मे बी देयर, हो सकती है ये चारों ही चीजें होगी, पर उनको मिलकर ही सेंटेंस बनता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं आई एम राइटिंग अ लेटर, he sent a message, don't come here, they were arranging chairs। ठीक है, मैंने बोला गो, मैंने बोला चेयर, ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। क्या ये सेंटेंस है? आई एम राइटिंग अ लेटर। कैसे समझ में आता है कि ये सेंटेंस है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंग भी निकल रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर मतलब मैं लेटर लिख रहा हूं। इसमें आई क्या है? एम क्या है? राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। अ लेटर क्या है? मतलब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सेंटेंस में 4 चीजें होगी, जरूरी नहीं कि होगी ही चारों ही, पर चारों में से ही होगी। पर इस सेंटेंस में चारों चीजें, इसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, किसी भी सेंटेंस में 4 चीजें होगी, ये होगी, जनरली आती ही है, लेकिन चारों एक साथ होगी तो अच्छी बात है, नहीं भी होगी तो भी सेंटेंस होता है, पर ये मैक्सिमम ये चीजें होती है, समझना। जैसे अगर मैं बात करता हूं ये वाली की, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसमें चारों चीजें हैं। ही क्या है? क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। कहां है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे, ये क्या दिख रही है? नहीं। मतलब इसमें सीधे मेन वर्ब है और ये बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सी चीज नहीं है? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके बावजूद ये सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। डोंट कम हियर, इसमें डोंट क्या है? डू में क्या आ रहा है? डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। डू क्या है? डू हेल्पिंग वर्ब है। कम क्या है? मेन वर्ब। और हियर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या नहीं आ रहा? सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, फिर भी ये सेंटेंस है। क्या बात समझ में आ रही है? दे वर अरेंजिंग चेयर्स, दे क्या है? सब्जेक्ट। वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अरेंजिंग क्या है? मेन वर्ब। चेयर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? चारों चीजें हैं, सेंटेंस है। गो, गो क्या है? वर्ड है कि सेंटेंस है? गो वर्ड है या सेंटेंस है? सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस की डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? अकेला तो वर्ड है, तो क्या ये सेंटेंस हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? किस कंडीशन में हो सकता है? जब उसका मीनिंग निकलता हो, जिससे हम किसी को कोई अपनी बातें समझा सके। मैंने अगर आपको बोला गो, तो क्या समझ में आएगा? कि जाने के लिए कहा गया, जाओ, गो, जाओ, कम, आओ, सिट, राइट, लुक। तो ये कब समझ में आता है? वर्ब के पास पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में वो पावर है कि वो अकेला वर्ड आकर पूरा सेंटेंस बता सकता है। ये सिर्फ वर्ब के पास पावर है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। ना तो नाउन के पास पावर है, ना प्रोनाउन के पास पावर है, ना एडजेक्टिव के पास, ना एडवर्ब के पास, ना प्रीपोजिशन के पास, ना कंजक्शन के पास, ना इंटरजेक्शन के पास। किसी के पास ये पावर नहीं है। लेकिन वर्ब के पास ये पावर है कि वर्ब अकेला वर्ड आकर सेंटेंस बना सकता है, क्योंकि वो अकेला वर्ड भी फुल मीनिंग दे देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला वर्ड ही फुल मीनिंग दे रहा है, नहीं। किसी ने मुझसे पूछा क्लास में आने के लिए, मैं आई कम इन सर? मैंने पूछा कम, ना मैंने आंसर दिया कम। किसी ने मैं आई कम इन सर, मैंने आंसर दिया कम। तो ये कम वर्ड है कि सेंटेंस है? मैं इसको सेंटेंस क्यों बोल रहा हूं? मीनिंग निकल रहा है। कैसे समझ में आया कि आपको मीनिंग निकल रहा है उसका? क्योंकि सामने वाले ने मुझसे पूछा मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मैंने बोला कम, कम मतलब आओ। ये आंसर मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, शॉर्ट में, लेंथी आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर है। मुझे बोलना चाहिए था उसको पूरा आंसर, यस यू मे कम इन। उसने मुझसे पूछा मे आई कम इन सर? यस यू मे कम इन। सर मे आई गो आउट? यस यू मे गो आउट। पर हम शॉर्ट में बोल देते गो। सर मैं बाहर जा सकता हूं? यस गो।
सर मैं अंदर आ सकता हूं, कम। सर मैं बैठ सकता हूं, सिट। पर ये हम लंबे आंसर दे सकते हैं, पर हम देते नहीं है। हम बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, आलू क्या भाव है, उसने बोला 40 रुपए किलो। तो क्या 40 रुपए किलो मतलब क्या? वो बोलना चाहता था कि आलू का भाव 40 रुपए किलो है। किसी ने आपसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या, उसने बोला आकाश। ये शॉर्ट आंसर है। आंसर उनको देना चाहिए सर मेरा नाम आकाश है, पर हमको डेली रूटीन में शॉर्ट आंसर्स की आदत पड़ गई है। तो ये शॉर्ट आंसर्स पूरे की पूरे सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे हिडन वर्ड्स है जो हमको नजर नहीं आते। जरा समझना, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ओमकार। उन्होंने बोला मेरे पापा का नाम है ओमकार, ऐसा बोलना चाहिए था, पर उन्होंने क्या बोला? ओमकार। तुम्हारे पापा का नाम क्या? उन्होंने सिर्फ बोला एक वर्ड ओमकार। उसका बोलने का मतलब था मेरे पापा का नाम ओमकार है, ये बोलना था, पर शॉर्ट में बोला। तो जितने भी वर्ब में हम आंसर करते, किसी ने बोला मे आई कम इन सर, तो हम जनरली बोलते कम। तो हमारे कहने का सेंस है यस यू मे कम इन। सर मे आई गो आउट, यस यू मे गो आउट। आलू का भाव क्या है? उसने बोला 40 रुपए। उसको बोलना था द प्राइस ऑफ द पोटैटो इज 40 रुपीज। क्या बात समझ में आई? तो हम शॉर्ट में आंसर देना सीख गए हैं डेली रूटीन में। देखो, तुम इंग्लिश बेसिक सीखना चाहते हो या स्पोकन ओरिएंटेड? मतलब से बेसिक सीखना चाहते हो, लिखना पढ़ना आ जाए बस, कि स्पोकन ओरिएंटेड की बोलना आना चाहिए? तो बेसिक या स्पोकन ओरिएंटेड, कौन सी इंग्लिश सीखना चाहते हो? स्पोकन ओरिएंटेड ये वर्ड है कि सेंटेंस है? स्पोकन ओरिएंटेड आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्ड है, पर ये पूरा सेंटेंस है, क्योंकि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि सर हमें इंग्लिश स्पोकन ओरिएंटेड सीखना है, ये पूरा सेंटेंस होना चाहिए, पर आपने एक शॉर्ट में बोला है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो शॉर्ट में। चेयर ये वर्ड है कि सेंटेंस है? चेयर वर्ड है कि सेंटेंस है? बेटा नैना, वर्ड है कि सेंटेंस है? ये चेयर वर्ड है? ये सच में? गनु ये वर्ड है कि सेंटेंस है? वर्ड है कि सेंटेंस है? कैसे समझ में आया वर्ड है? इसको सेंटेंस बना के बताऊं? जब ये सेंटेंस हो जाएगा। ये भी सेंटेंस हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हाँ डिपेंड करेगा। तुम्हें चेयर चाहिए कि नीचे बैठ जाओगे? तो चेयर यहां सेंटेंस हो गया कि सर मुझे चेयर चाहिए, और आपने शॉर्ट में बोला कि सर चेयर। समझे आप? तो वहां पर वो भी सेंटेंस बन जाएगा, पर अभी मैं इतना नहीं सिखा रहा हूं, आप जनरल थिंग समझोगा। गो ये वर्ब है। इंग्लिश लैंग्वेज के में वर्ब के पास वो पावर है कि अकेला वर्ड आके सेंटेंस बना सकता है। ये वर्ड में, ये वर्ब में पावर है। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की कि जो सेंटेंस है वो चार चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जितनी चीजें हैं ना, मैं कल से, आज मैं रिटर्न में दिखा रहा हूं, कल से मैं पूरी चीजें लिखूंगा नहीं, मैं बोर्ड से लिख लिख के बताऊंगा आपको, जैसे क्लासेस में बताता हूं ना। आज से जैसे लिखा हुआ और मैं बता रहा हूं जनरली आपको, कल से स्टार्ट होगा चीजें लिख लिख कर बताऊंगा, हर एक चीज जैसे मैं क्लास में बताता हूं एक्चुअल। ठीक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चारों से मिलकर कोई सेंटेंस बनता है, हाँ या ना? सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और सब्जेक्ट इज द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज अ पर्सन। सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, जिसकी बात हम सेंटेंस में करते हैं। मतलब सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट होता है। मोबाइल टेबल पर है, किसके बारे में बात हो रही है? मैं लेटर लिख रहा हूं, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, मेरे बारे में। मैं लेटर लिख रहा हूं, लेटर कौन लिख रहा है? मैं। मेरे पास मोबाइल है, किसके बारे में बात हो रही है? मोबाइल के बारे में बात हो रही है, लेकिन मोबाइल है किसके पास? मेरे पास। जरा समझिएगा, सब्जेक्ट बोलते किसको है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ डूअर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो काम करता है। A word after which helping verb comes, ऐसा वर्ड जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की 3 डिफिनेशन है। कोई भी सब्जेक्ट कब? जब सब्जेक्ट सेंटेंस में डूअर होता है। कोई भी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जिसके बाद आती है
उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जिसके बारे में, जिसके बाद आए, जैसे मैंने बोला राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, इसमें काम कौन सा हो रहा है? लिखने का। कौन कर रहा है लिखने का काम? राम। तो सेंटेंस में जो कोई भी काम करेगा वो होगा सब्जेक्ट। लेटर लिखने का काम हो रहा है और लिखने का काम कर रहा है राम। रोहन अरेंज्ड मनी, कौन सा काम हो रहा है? अरेंज करने का काम हो रहा है, व्यवस्थित करने का काम हो रहा है। अरेंज, रोहन ने पैसे अरेंज किए। अरेंज किसने किए? रोहन ने। सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो भी काम करेगा वो सेंटेंस होगा। मैं लेटर लिख रहा हूं, कौन लेटर लिख रहा है? मैं। राम गाना गाता है, कौन गाना गाता है? राम। वे क्रिकेट खेलते हैं, कौन क्रिकेट खेलते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेंटेंस में जो कोई काम करेगा या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाएगी, जैसे मोबाइल टेबल पर है, किसके बारे में बात हो रही है? सो मोबाइल होगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक। मैंने बोला मार्कर मेरे जेब में है, किसके बारे में बात हो रही है? मार्कर होगा सब्जेक्ट। कैमरा मेरे घर पर है, किसके बारे में बात हो रही है? कैमरे के बारे में। मेरे पापा बैंक में है, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पापा के बारे में। पापा के बारे में नहीं, मेरे पापा के बारे में। तो जिसके भी बारे में बात हो उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। या जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। अब आपको लगेगा बात किसके बारे में हो रही है? मेरे पास पैसा है, किसके बाद? ऐसा लगेगा पैसे के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट वही होगा। मेरे पास पैसा है, ऐसा लगेगा कि बात पैसों के बारे में हो रही है, पर बात पैसों के बारे में नहीं हो रही है। पैसा जिसके पास है उसके बारे में बात हो रही है कि मेरे पास पैसा है। पैसा किसके पास है? मेरे पास। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के तीन तरह के। सब्जेक्ट मतलब क्या? पहला कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट। दूसरा, सेंटेंस में जो काम करता है वो सब्जेक्ट। तीसरा, कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले जो वर्ड आता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर कैसे समझ में आया कि सब्जेक्ट है? कैसे समझ में आया सब्जेक्ट है? क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है। इज इट ओके? क्या बात समझ में आ रही है? तो गाइस आज हम हमारी क्लास जो है ना वो सब्जेक्ट तक ही रखेंगे, इतनी ही। और कल हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे से, और बहुत सारी चीजें अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही होगी। कल से हमारी क्लासेस, आप लोग बाई चांस जो भी देख रहे हैं, कल से हमारी क्लासेस का टाइम होगा 7 बजे से। 7 से कभी 8, 8:30 या 9 बजे, जितना भी हमारा टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होगी। तो कल से क्लासेस का टाइम होगा 7 बजे से। आर यू ओके? यस। तो कल से 7 बजे का। आज ये जो सीखा है हम थोड़ा उसको रिपीटेटिव मैनर में ले जाएंगे और सीखना शुरू करेंगे कल से बहुत सारी चीजें। इज इट ओके? अच्छा एक्सपीरियंस रहा? ज्यादा बोर तो नहीं हुए? ठीक है। पहला दिन था ना, बड़ा अटपटा लग रहा था पढ़ाने में। बोले हाँ, कल से लिखेंगे ना, कल से लिखेंगे। आज मैं थोड़ा जो रिटर्न फॉर्मेट था ना, मैंने सोचा उसी को बता दूं बस।